दैट इज पब्लिक स्पीकिंग एंड गोइंग ऑन स्टेज, राइट? सो मेरी आप सबसे पहली एक रिक्वेस्ट होगी दैट मुझे बेसिकली इंटरेक्शन बहुत ज्यादा पसंद है, ओके? सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू दैट इफ यू कैन टर्न ऑन योर कैमरास सो आई कैन लुक एट यू एंड आई कैन टॉक टू यू एंड यू कैन ऑल्सो गिव मी रिएक्शंस इन दैट, बिकॉज अगर एक पब्लिक स्पीकर है तो उसे स्टेज पे जाना अच्छा लगता है, राइट? एंड दे वांट देयर ऑडियंस टू इंटरेक्ट विद देम अ लॉट. सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग अपना कैमरास टर्न ऑन कर लें एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस after this session we are going to entertain them and make sure आप कमेंट सेक्शन पे सारी चीजें लिख दो वॉट एवर इट इज एंड इफ आई आस्क सम क्वेश्चंस प्लीज वहां पे डालना बिकॉज यू नो वो शांत वाले वेबिनार्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं. सो नो वरीज शिव इफ योर कैमरा इज ब्रोक, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस चैट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, ओके? सो देखो मैं ना आप लोग को इतना ज्यादा वो नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, क्या किया, सारी चीजें. आफ्टर दिस 1 hour यू विल कम टू नो कि क्या क्या चीजें की एंड वॉट एवर आई हैव लर्नड. तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ हाउ आई गॉट स्टार्टेड एंड हाउ यू कैन डू इट टू बेसिकली, ठीक है? सो व्हेन आई वाज इन क्लास 3rd बेसिकली आई वाज फ्रॉम श्री शंकर विद्यालय, आई बिलोंग फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी एमिटी नोएडा से. तो मैं जब क्लास 3rd में था सो माय फादर केम टू मी वन डे एंड ही सेड दैट अमन देखो तुम्हारे स्कूल में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, तो जितने भी प्रोग्राम्स होंगे तुम्हें बस उसमें जाके पार्टिसिपेट करना है. तो अब एज यू नो कि मैं भी छोटा था, क्लास 3rd में, आपके पास इतना दिमाग नहीं था कि आप इतनी सारी चीजें समझ पाओ अच्छे से. तो आई वाज लाइक कि पापा मैं बोल तो दूंगा जाके, बट वो रिसर्च कौन करेगा मेरे लिए, लिखेगा कौन इतनी सारी चीजें? तो ही सेड कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स डू अ डील. मैं तुम्हारे लिए सारी रिसर्च करके तुम्हें लिख के दूंगा, यू जस्ट हैव टू गो ऑन स्टेज एंड परफॉर्म. तो मैंने कहा ये तो काफी अच्छी डील लग रही है, यू नो, पका पकाया माल मिल रहा है. तो मैंने कहा चलो आई विल स्टार्ट डूइंग दैट. अब आप सोचो कि अगर आप लाइफ में कोई भी चीज बार बार लगातार करना चालू कर देते हो तो आप उसमें अच्छे नहीं हो जाते हो. लाइक एनीथिंग विच यू डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तुम्हें उसकी आदत पड़ जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना काम करने के लिए कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे. तो आज हम इतने अच्छे हो चुके प्रोक्रेस्टिनेशन में कि मैं आपको सिखा दूं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कैसे करो, राइट? सो समथिंग विच यू डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन यू बिकम गुड एट इट. अब सोचो मैं क्लास 3rd से क्लास 12 तक अपने स्कूल के हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता था, राइट? टू गो ऑन स्टेज, डिबेट्स होते थे, इलोक्यूशन होते थे, पोएम कॉम्पिटिशन और एनीथिंग जहां पे मुझे स्टेज पे जाना होता. सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट. क्लास 7th 8th तक ऐसा हुआ कि मेरा स्कूल मुझे दूसरे स्कूल्स भेजता था टू गो फॉर दिस डिबेट्स कॉम्पिटिशंस एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे देयर इज अ स्कूल, आई थिंक इट्स डीपीएस रिसाली, ओके? सो काफी रेप्यूटेड है एंड ऑब्वियसली डीपीएस की जितने भी डिफरेंट ब्रांचेस है दे आर वेरी वेल रेप्यूटेड. तो मुझे डीपीएस भी सेंड किया गया था वहां पे. तो आई वेंट देयर, वहां पे मुझे सेकंड प्राइज मिला था एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट. तो मुझे ये बात पता चल गई दैट हाँ अगर तुम किसी भी चीज को बार बार करोगे तो तुम उसमें अच्छे हो जाओगे. तो मेरी ना पहली थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू इज दिस वन सिंपल थिंग कि चाहे तुम्हारे स्कूल में कोई भी कॉम्पिटिशन हो, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि स्कूल्स में ये सारी चीजें बहुत एनकरेज करी जाती है. कॉलेज में देयर इज वेरी बिग ऑडियंस तो वहां पे इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, बट स्कूल में आपके जो भी कॉम्पिटिशन हो ना, एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स हियर कि एकदम दिल खोल के उसमें पार्टिसिपेट किया करो. इट डज नॉट मैटर कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिले, सेकंड मिले, थर्ड मिले या तुम्हें कुछ ना मिले. व्हाट मैटर्स इज जब तुम एक्सपीरियंस करते हो ना किसी चीज को, तो यू आर लाइक कि हाँ अब मैं इस चीज से कंफर्टेबल हूं, मैं इस चीज से फेमिलियर हूं. सो माय फर्स्ट थिंग वुड बी टू पार्टिसिपेट इन एवरी कंपटीशन. उसी से मेरा डर कम हुआ. जैसे आप लोग भी कोई हॉरर मूवीज देखते होगे ना, तो बचपन में मैं भी बहुत हॉरर मूवीज देखता था और जब देखते थे तब हमें डर नहीं लगता है. जब हम रात में सोने जाते हैं या जब अंधेरा होता है तब हमें ज्यादा डर लगना चालू होता है, ठीक है? तो यही चीज मेरे साथ भी होती थी. व्हेन आई यूज्ड टू सी हॉरर मूवीज, मुझे डर लगता था कि यार ऊपर से कोई चुड़ैल से लटकते हुए ना आ जाए, पीछे से कोई यू नो बेड से मेरा पैर ना खींच ले. तो मैंने एक सिंपल सी चीज करनी चालू की कि मैं बस रूम की लाइट बंद करके दरवाजा खोल के बैठ जाता था और मैं देखता था कि चलो 2 मिनट में बैठता था एक दिन, अगर कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई पैर नहीं खींच रहा, आई एम कंफर्टेबल. फिर अगले दिन 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे ऐसे करके ना मैंने धीरे धीरे अपने अंदर से वो डर खत्म कर दिया. तो अगेन वही कॉन्सेप्ट आता है कि तुम कोई भी चीज बार बार करोगे, यू आर गोइंग टू बिकम गुड एट इट. तो ऑलवेज मेक श्योर यू पार्टिसिपेट इन एवरी कॉम्पिटिशन दैट इज देयर. अमेजिंग शिव, सबके साथ होता है, सब डरते हैं स्टेज पे. तो अब कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, if you have been on stage more than 5 times, write yes. if you have been on stage less than 5 times, write no. let me know कि मैं कैसी ऑडियंस से बात कर रहा हूं यहाँ पे. if you have been on stage more than 5 times, write yes. if less than 5 times, write no. okay, Kunj Tibrewal says yes. all right. Divyansh no. okay, no yes. yes काफी ज्यादा है, no थोड़े से कम है. okay, जैसे मैंने बोला no बढ़ते जा रहे हैं, चलो अच्छी चीज है. okay, Sonakshi says no. Daksh okay. काफी लोगों ने परफॉर्म किया है और कुछ यू नो सर्टेन सेट ऑफ पीपल लोगों ने बहुत कम परफॉर्म किया. तो मैं आपको ये बात बता सकता हूं, जितने लोगों ने ज्यादा बार परफॉर्म किया है उनका डर थोड़ा सा कम होगा स्टेज पे. एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? मुझे प्लीज चैट सेक्शन पे बताना कि
जिन लोगों ने मोर देन 5 टाइम परफॉर्म किया उनका डर थोड़ा सा कम होगा स्टेज पे, देर लाइक हाँ हम कंफर्टेबल हैं, तुम किसी भी चीज से फेमिलियर होते हो, तुम उससे कंफर्टेबल होना चालू कर देते हो। तो एज आई सेड परफॉर्म एज मच एज यू कैन। अब लोग पता है व्हेन आई यूज्ड टू गो ऑन स्टेज तो लोग मुझे बोलते थे कि अमन हाउ आर यू सो कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ 50 500। Actually, I've performed in like more than 3,500 people were there in Talkatoora Stadium in Delhi. So there's this Talkatoora Stadium जहाँ पे 4,000 की गैदरिंग है, वहाँ पे 3,500 लोगों की ऑडियंस को आई हैव होस्टेड देयर। और जो फील आती है वहाँ पे जब ऑडियंस रोर करती है ना, दैट इज अनदर लेवल। तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मेरे पास लोग आके बोलते थे दैट अमन हाउ कम यू आर सो कंफर्टेबल ऑन स्टेज, और हमें क्यों ऐसा लगता है दैट वी आर नॉट दैट कंफर्टेबल। तो मुझे ना एक चीज बहुत फनी लगती है कि जब आप मुझसे 1-on-1 मिलोगे तो आप मुझे बताओगे सर मैं ये करता हूँ, आई डू दीज थिंग्स एंड एवरीथिंग, तो यू आर वेरी कंफर्टेबल, यू आर वेरी ऑथेंटिक। बट जैसे ही आप स्टेज पे जाते हो, ऐसा ऐसा क्या होता है दैट यू आर चेंज अ बिट। यस सर, 10 टाइम्स गॉन टू स्टेज, ऑलराइट। तो ऐसा क्या होता है व्हेन यू गो ऑन स्टेज? सोनाक्षी, आई थिंक okay, no worries, Ankush, I've muted it, Ankush. So there's this funny fact, जब आप मुझसे 1-on-1 मिलोगे तो आप बहुत कंफर्टेबल होगे, लेकिन जब आप स्टेज पे जाओगे ना, आप एक अलग इंसान बनने की कोशिश करते हो। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग एक्सेंट ले आते हैं, तो हाय एवरीवन, माय नेम इज सुमन शुक्ला एंड टुडे आई एम गोइंग टू परफॉर्म। एक्सेंट की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। तुम जैसे हो ना वही ऑडियंस को दिखाओ। बिकॉज अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत चलाते होगे तो वहां पे एक चीज होती होगी, फेक पीपल आर आउट देयर। तो तुम्हें वो फेक पीपल नहीं बनना है ऑडियंस के सामने जाके। यू हैव टू बी दैट ऑथेंटिक पर्सन कि मैं जो हूं वो दुनिया को दिखाऊंगा। बिकॉज द वर्ल्ड लव्स ऑथेंटिक पीपल। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ की सिचुएशंस लोगों से शेयर करते हैं ना, हम उनसे बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं इस बात पे दैट व्हाई डू वी बेसिकली फियर ऑन स्टेज। आप सोचो, अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं जहां पे आप अकेले हो और आपके सामने किंग कोबरा है, ओके, एक कमरे में वेयर यू आर स्टैंडिंग और सामने किंग कोबरा है, तो अब सोचो आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। या तो आपके ऐसे ऐसे पैर कांपने चालू हो जाएंगे, है ना, यू विल स्टार्ट टू स्वेट। और अभी मेरे से 2 हफ्ते पहले ही हुआ था, तो बारिश का थोड़ा मौसम चल रहा है, मैं स्कूटी चला रहा था एंड एक नाग बेसिकली बहुत बड़ा वो रोड पे आया और मैंने हॉर्न बजा और वो साइड हो गया। एंड एट दैट मोमेंट मतलब मेरी बॉडी से एक शिवर चला गया कि भाई ये क्या था। तो मेरी सांस रुक जाती है फॉर दैट मोमेंट। तो ये बात समझ ना कि जैसे तुम्हारी बॉडी को डर लगेगा, तुम्हारी बॉडी तुम्हें बोलती है कि भाई यहां से भाग जा, वरना दिस थिंग इज गोइंग टू किल यू और समथिंग। और यही चीज स्टेज पे भी होती है। मान लो मैंने आपको बंद किया जहां पे किंग कोबरा है, और एक और रूम में मैंने आपको बंद किया जहां पे देयर आर 50 पीपल और आपको उनके सामने बोलना है। आप सोचो तब भी तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है ना। योर लेग स्टार्ट टू शिवर, तुम्हें पसीने आने लगते हैं, ओके, एंड यू फॉरगेट, तुम्हारी सांसें रुकने लगती हैं, है ना। तो इसके द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज नोन एज ग्लॉसोफोबिया। आप इसको लिख सकते हो अपनी डायरी में, इट इज नोन एज ग्लॉसोफोबिया, GLOSSOPHOBIA। एंड पता है ग्लॉसोफोबिया बेसिकली क्या होता है अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करूं तो? इट इज एक्चुअली द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी, दैट्स इट। ग्लॉसोफोबिया, इट इज नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी। अच्छा, अभी जैसे कोविड का इतना सारा चल रहा था इन ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी? पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी ना। सो व्हेन दे डिड नॉट गेट ऑक्सीजन, वो डिजी हो जाते थे, या तो वो बेहोश होने लगते थे, या तो दे लॉस्ट देयर सेंस ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। सो वही चीज स्टेज पे भी होती है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है बिकॉज आपकी बॉडी रेडी करती है ना कि बेटा डर है, यहां से भागना है ना। तो हमारा दिमाग वो प्रिमिटिव, आपको याद है हम लोग बंदर थे पहले के टाइम से, मतलब याद नहीं होगा बट यू वुड हैव हर्ड दैट वी वर एप्स, और उसके बाद हम धीरे धीरे इंसान बने। तो जब एप्स होते थे तो उनके सामने भालू शेर आ जाते थे, तो उनकी बॉडी इनको क्या बोलती थी, भाई भाग जा यहां से वरना तुझे खा जाएंगे मार के। और वही वाला दिमाग हमारा अभी जाके बड़ा हुआ है। तो हमारा दिमाग हमेशा डर के सामने यही बोलता है। अच्छा, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आप लोगों में से 3 इडियट्स किसने देखी है? 3 इडियट्स मूवी वेयर आमिर खान एंड एवरीवन वाज देयर। If you would have seen, write yes in the comment section, right? Atharv has seen it. Okay, I did not see, no worries. उसमें yes, most of the people have seen. उसमें आमिर खान क्या बोलता है, ये जो तुम्हारा दिल है ना, ये बहुत डरपोक है, इसको बेवकूफ बना के रखो, बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो तुम्हें स्टेज पे भी पता है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिल क्या बोलता है कि बेटा यहाँ पे तेरी बेइज्जती हो जाएगी, चले जा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, चले जा। बट तब क्या बोलना है बेटा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कोई तुम्हें मारने नहीं वाला है। इट इज जस्ट माई बॉडी टेलिंग मी कि सामने फियर है तो भाग जाओ। वही फियर जो सांप के आगे होता है, वही फियर लोगों के सामने भी होता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो कि डर सबको लगता है। देयर वाज अ मूवी, मैरी कॉम की आई थिंक मूवी थी, इट वाज प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा। तो उसमें इट वाज सेड कि डर सबको लगता है,
बट इट इज हाउ यू रिएक्ट टू दैट फियर दैट डिटरमाइंस वेयर यू विन और लूज. ठीक है, डर मुझे भी लगेगा, डर आपको भी लगेगा, बट जो इंसान उस चीज को झेल सकता है, उस चीज का स्ट्रेस फील कर सकता है, वही इंसान लाइफ में बहुत आगे जाएगा. सो आई टेल यू दिस फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो आप स्टेज पे यूज कर सकते हो. तो मैं लोगों को बताता हूँ कि आपका जो दिमाग है, इसमें कितनी सारी चीजें हैं. आपके बहुत सारे फ्रेंड्स की मेमोरीज हैं, है ना, बहुत सारी इमोशंस हैं, बट एक और ऐसी चीज है जिसको आई कॉल अ पैनिक मंकी. एक छोटा सा बंदर होता है जिसका नाम मैंने रखा है पैनिक मंकी. इतना छोटा सा बंदर रहता है, साइड में बैठा रहता है, जो पता है आपको क्या बोलता है, दैट बच्चों देखो, जब तुम किसी से वन ऑन वन बात करोगे आमने सामने, तो मैं छोटा सा साइड में बैठा रहूंगा, लेकिन जैसे तुम गए स्टेज पे, ठीक है, जैसे तुम लोगों के सामने गए, मैं बड़ा होने लगूंगा. वो पैनिक मंकी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है. ओके, और अगेन क्या होता है, तुम्हारी बॉडी शिवर करने लगती है, तुम भूल जाते हो कि मैं बोलने क्या आया था स्टेज पे. तो अब हम पैनिक मंकी का एक फ्रेंड इंट्रोड्यूस करेंगे. ओके, और इस फ्रेंड का नाम है ऑक्सीजन हेल्पर. क्या नाम है? ऑक्सीजन हेल्पर. तो जैसे ही यस, सो जैसे ही आप स्टेज पे जाओगे, आपको क्या करना है, स्टेज पे जाने के पहले जस्ट ब्रीद वेरी वेल, ताकि आपकी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन बहुत अच्छे से जाए. ओके, आपको पता है जब आप योगा करते हो आपको ब्रीदिंग करने बोला जाता है ना, बिकॉज उससे बहुत रिलैक्स्ड फील होता है एक इंसान को. दैट ओके, बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन जाता है, नाउ यू फील वेरी रिलैक्स्ड. और अब आप स्टेज पे जाके आपकी बॉडी शिवर और आपके हाथ में जो पसीना वसीना आने लगता है ना, वो सारी चीजें थोड़ी कम हो जाएंगी. सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, एक्सटेंसिव ब्रीदिंग. स्टेज पे जाके ऑक्सीजन कम हो जाता है. अगर आप पहली ऑक्सीजन अपनी बॉडी को दे दोगे तो आपकी बॉडी शिवर करना बंद कर देगी फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, ये हो गई पहली चीज. अब कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आप लोगों में से हैरी पॉटर कितने लोगों ने देखी है? हैरी पॉटर मूवी, इफ यू हैव सीन. शिवर मतलब कांपना, शिवर मीन्स कांपना. ओके, अतर ने देखा है, स्नेहा, यस, हैरी पॉटर, राइट. देखा, अभी तक मैं इधर उधर की बात कर रहा था, हैरी पॉटर बोला, पूरी कमेंट सेक्शन भर गया दैट यस 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 एंड एवरीथिंग, है ना, बिकॉज हैरी पॉटर से आप लोग रिलेट करते हो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे. तो उसका एक पार्ट था हैरी पॉटर का, एग्जैक्टली, व्हिच इज नोन एज द प्रिजनर्स ऑफ एazkaban. ओके, हैरी पॉटर का एक पार्ट था, जस्ट अ सेकेंड, हैरी पॉटर इज नोन एज द प्रिजनर्स ऑफ एazkaban, उसका एक पार्ट था. तो वहां पे बोला जाता था, वहां पे एक होते थे प्रोफेसर लुपिन. प्रोफेसर लुपिन क्या करते थे, वो बोलते थे बॉडी से कि एक डोर है, इस डोर से तुम्हारा वर्स्ट फियर निकलेगा, ठीक है, और बस तुम्हें इसको देख के एक स्पेल बोलना है, रिडिकुलस. वो बोलने के साथ साथ अपने दिमाग में अपनी लाइफ की बेस्ट मेमोरी याद रखो, द बेस्ट मेमोरी ऑफ योर लाइफ. उसको सोच के हम लोग को अच्छा फील होता है, व्हाट इज द व्हाट एवर योर बेस्ट मेमोरी इन योर लाइफ इज, और उस चीज को बोल के वो स्पेल बोलो तो वो एक फनी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जब मैंने वो मूवी देखी, मैंने बोला ये चीज तो हम स्टेज पे भी कर सकते हैं, कि जैसे ही हम स्टेज पे जाने वाले हो, लेट अस इमेजिन द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर बेस्ट मेमोरी ऑफ आवर लाइफ. तो मैं ना अपने लिए क्या करता हूं, मेरे पास एक डायरी है जिसको आई कॉल्ड अचीवमेंट लॉग. आपको क्लास में कभी किसी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मिले होंगे, कभी टीचर ने आपको बोला होगा वेरी वेल डन, कभी आपके फादर या मदर ने आपको बोला होगा दैट बच्चे आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग वेरी गुड. तो वो सब सुन के अच्छा फील होता है ना, कि वाह यार, लाइफ में चलो कोई हमें इंस्पायर कर रहा है. तो ये सारे मोमेंट्स आप लिख के रख लो अपनी डायरी में, और जैसे आप उस चीज को देखोगे, यू स्टार्ट टू फील गुड, और जैसे आप अच्छा फील करोगे, वही आप अपनी ऑडियंस को दिखा पाओगे ऑन स्टेज. ओके, सो मैं आपको यहाँ पे, मैंने आपको 2 स्ट्रैटेजीज दी हैं. द फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग वेरी वेल. ओके, जब आप बहुत अच्छे से ब्रीथ करते हो तो आपकी बॉडी को अच्छा फील होता है. एंड द सेकंड थिंग इज मेमोरीज, हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑफ योर लाइफ. Guys, as I told you, please turn on your camera जितने भी लोग हैं, so that I would know that you guys are interacting and everything. और comment section पे भी सारी चीजें लिखते रहना, ठीक है. अब एक और चीज है, आप लोग में से आई थिंक अभी तो ज्यादा लोग नहीं जाते होंगे, बट मूवीज देखने आप लोग बिफोर द लॉकडाउन बहुत ज्यादा जाते थे. मैं तो बहुत जाता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन नोएडा. तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे हर वीकेंड जो नई मूवी आती थी हम देखने चले जाते थे फ्रेंड्स के साथ. तो आप मुझे एक बात बताओ कि मूवीज में सबसे ज्यादा तालियां कब बजती हैं? जब हीरो, जैसे अगर आपने कुछ मूवीज देखी होंगी, उसमें जब हीरो गिरता है तब तालियां ज्यादा बजती हैं, जब गिर के वापस उठता है और ऐसे स्लो मोशन में दौड़ता है, बड़ा बम बम बड़ा, तब ज्यादा तालियां कब बजती हैं? जब हीरो गिर के वापस उठता है. अब मैं इसे पता है आपको क्या बताना चाह रहा हूं, दैट आप स्टेज पे फेल हो सकते हो. मैं भी हुआ हूं, एज आई टोल्ड यू ना, डीपीएस रिसाली में जब मुझे बुलाया गया था, वहां पे एक में मुझे प्राइज मिला था, और दूसरे में मैं 4 लाइन बोलने के बाद शांत हो गया था, बिकॉज मुझे याद ही नहीं आ रहा था अगला क्या है,
क्योंकि मैंने सारी चीजें याद कर रखी थी। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे आपको याद नहीं करना है, हाउ यू कैन मेक पॉइंट्स एंड डू बेटर विद इट, ठीक है। तो मुझे ये सारी चीजें होती थी। तो सबसे ज्यादा तालियां कब बजती हैं? जब इंसान गिर के वापस उठता है। तो आई टेल यू दिस कि जब भी आप स्टेज पे कुछ भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कोई तुम्हारे पास आके ये नहीं बोलने वाला अरे तू तो फेल हो गया, हम तुझसे बात नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्टेज पे, ठीक है। जैसे आप कुछ भूलो, नो वरी, से सॉरी, बोला आई जस्ट फॉरगॉट समथिंग, बट फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट मत करना। ये चीज लिख लो, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जहां कदम किया था वहीं से, बट डू दिस वन थिंग कि आप सारी चीज खत्म करके स्टेज से वापस आओ। बिकॉज वही तो एक फाइटर की निशानी होती है ना, कि वो छोड़ के वापस नहीं आ जाता है। वो बोलते हैं ना, युद्ध, जब युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध से बीच में वापस नहीं आते हैं। तो आप भी स्टेज पे एक युद्ध लड़ रहे हो, अपनी ऑडियंस को बता रहे हो कि आपको क्या चाहिए। और अगर आप कुछ भूल गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट रिकलेक्ट योर थॉट्स और सारी चीजें खत्म करके जरूर आना। से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन स्टेज एंड नाउ आई एम गोइंग, और ऐसे आप अपनी स्पीच खत्म करके जाना। ओके, सो कभी भी आप भूलो, डू नॉट पैनिक। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार अब मैं क्या करूंगा, बट इट डज नॉट मैटर लाइक दैट। आप अगर कोई चीज खत्म कर सकते हो तो ऑडियंस आपको बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे रेस्पेक्ट करती है, ठीक है। 3 strategies I've told you. Number 1, breathe very well. Number 2, think of happy thoughts before going on stage. और तीसरी चीज है, जब भी तुम कुछ भूल जाओ तो उस चीज को खत्म करके जाना। अब मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे इसका जवाब देना। आज जब आप लोग इस वेबिनार पे आए थे, ठीक है, व्हेन यू लॉग्ड इन, तो क्या आप ये सोच के आए थे कि चलो काश आज अमन शुक्ला हमारा टाइम खराब कर दे? आप लोग ये सोच के आए थे? या फिर ये सोच के आए थे कि काश आज अमन शुक्ला बहुत गलत बोल दे, है कि हमारा टाइम खराब हो जाए? ये सोच के आए थे कभी? मोस्ट ऑफ द पीपल सेज नो, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप सब आज मेरी ऑडियंस हो ना, इसका मतलब योर ऑडियंस वांट्स यू टू सक्सीड। आप चाहते हो कि आज अमन शुक्ला हमारा टाइम वर्थ इट बनाए, कि अगर मैं 1 घंटे इस इंसान को सुनूंगा तो मुझे कुछ बहुत अच्छी चीज सीखने को मिले, राइट? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, एग्जैक्टली। जिसने भी आपको ज्वाइन करने बोला, बट द थिंग इज दैट यू वांट योर स्पीकर टू सक्सीड। तो अपने दिमाग में ये बिलीफ चेंज करो कि मेरी ऑडियंस तो मेरा मजाक उड़ाने आई है, या मेरी ऑडियंस मुझे ऐसे देखेगी इन अ वेरी जजी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं रोज सुबह उठ के ये थोड़ी आऊंगा कि चलो काश आज मेरा टाइम खराब कर दे स्पीकर, ऐसा थोड़ी होता है। मैं ये सोच के जाऊंगा काश आज मेरा 1 घंटा ऐसा जाए कि मुझे पता ही ना चले इतने अच्छे स्पीकर को सुन रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये बिलीफ अपने दिमाग से निकाल दो दैट माय ऑडियंस इज एक्सपेक्टिंग मी टू फेल, दैट वी विल लर्न समथिंग इन दिस क्लास। एग्जैक्टली राधिका, तो इस माइंडसेट से जाओगे सो यू आर गोइंग टू डू वेरी बेटर ऑन स्टेज। तो ये एक माइंडसेट है जिसको मैं शिफ्ट करने बोलता हूं। अब एक और चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, आई वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम एमिटी नोएडा। तो मेरा एक दोस्त था जो कि शेफ था। शेफ जानते हो, जो होटल्स एंड एवरीथिंग में वहां पे खाना बनाता है एंड एवरीथिंग। तो ही वाज स्टडीइंग आईआईएचएम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में वो पढ़ता था। एंड ही यूज्ड टू मेक वेरी ऑसम फूड। लेकिन इतना गंदा दोस्त था मेरा, आज तक उसने मुझे खाने पे बुलाया नहीं अपने घर। तो मैंने एक दिन उसको कॉल किया, मैंने कहा हेलो, मैंने कहा भाई तुझे शर्म आती है? तो कह रहा क्या हो गया भाई? मैंने कहा आज तक तूने मुझे घर खाने पे बुलाया, इतना अच्छा खाना बनाता है। कह रहा यार तू भी बिजी रहता है, मैं बिजी रहता, तो मैं बुला नहीं पाया। मैंने कोई बात नहीं, चलो फ्राइडे को मिले अपन। कह रहा ठीक है, मैं जो बेस्ट डिश बनाता हूँ ना मैं वो बनाऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, मिलते हैं। तो हमारा टाइम डिसाइड हुआ 6 बजे मिलने का। मैं उसके घर गया, मैंने बोला टिंग टोंग, उसने दरवाजा खोला, कह रहा भाई कैसा है, गले मिला, बहुत दिन बाद मिले, बैठा। मैंने कहा खाना रेडी है? कह रहा भाई बहुत अच्छे से रेडी है। मैंने कहा चलो। अब वो आया, उसने मेरे सामने बढ़िया बोल रखा खाने का। मैंने कहा भाई टेस्टी है ना? कह रहा हाँ। उसने जैसे बोल खोला, मैंने देखा बहुत एकदम लजीज बटर चिकन। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा दिख रहा है बटर चिकन। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई तू बताएगा मेरा नाम क्या है? वो कंफ्यूज हो गया, इसलिए क्या? मैंने कहा बताओ ना मेरा नाम क्या है। ही सेड अमन शुक्ला। मैंने कहा शुक्ला जानता है? ब्राह्मण, ब्राह्मण भाई मैं वेजिटेरियन हूं, आई कैन नॉट ईट चिकन। तो इस लाइक अरे यार तुझे मुझे पहले बताना था ना कि तू वेजिटेरियन है, तू चिकन नहीं खाता, तो मैं कुछ और बनाता। मैंने कहा ये भी मैं बताऊं कि मैं क्या खाऊं? तू मुझसे पूछ नहीं सकता था? तो अब ये जो इतनी फनी स्टोरी हुई, वो बेचारा कितना ऑकवर्ड हो गया कि 6 महीने बाद उसने मुझे घर बुलाया खाने के लिए, एंड उसके बाद उसने कुछ नॉन वेजिटेरियन बना दिया जो मैं खा नहीं सकता था। तो अब आपको पता है मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू रिसर्च ऑन योर टारगेट ऑडियंस। आप जिस भी इंसान के सामने बोलने जा रहे हो ना, आप ये समझ लो कि उसे चाहिए क्या, और फिर उसे वही प्रोवाइड करो। जैसे आज मैंने आप जैसे यहाँ पे मोस्टली 6 to 12 के बच्चे हो एंड एवरीवन, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हैरी पॉटर का, तो यू कैन रिलेट टू हैरी पॉटर। अब सोचो अगर मैं एक 50 या 60 साल के इंसान को पूछूं अंकल आपने हैरी पॉटर देखी है? तो बोलेंगे ये क्या होता है बेटा, मैंने तो कभी नहीं देखी। तो उस इंसान को वो
दो जो चीज वो समझ सके। मैं आपको हैरी पॉटर समझा सकता हूं, बट एक 50 साल के इंसान को नहीं समझा सकता, बिकॉज वो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने अपने टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च करी, अच्छा बच्चे इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, इस चीज से नहीं रिलेट कर पाएंगे। ओके, सो आपको इन पे रिसर्च करनी। जैसे मैं क्या पता करूंगा कि एक 6 से 12 साल के बच्चों को what are their likes, okay, second things what are their dislikes, the third thing is कि ऐसे कौन से स्लैंग्स हैं जो ये बच्चे यूज करते हैं, ठीक है, और मे बी इनके स्कूल में ऐसी कौन सा पीरियड है जिसमें वो बहुत ज्यादा मजे करते हैं, तो मैं उन पीरियड्स को इंक्लूड करूंगा। तो आप बोलोगे सर तो हमारे जैसी बातें कर रहे हैं, आई कैन रिलेट विद दिस पर्सन। ओके, तो ऐसी सारी चीजें यू हैव टू रिसर्च अबाउट योर टारगेट ऑडियंस। मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी बताता हूं। एक कहानी थी विच इज नोन एज एकर्स ऑफ डायमंड, जो कि रसेल कॉनवेल ने लिखी थी। आपको पता है उस इंसान ने वो सेम स्टोरी पूरी दुनिया में 3000 टाइम्स बताई थी, 3000 टाइम्स। और हर उसमें स्लैंग मतलब वो नॉर्मल चीजें, जैसे अगर आप एक भोपाली, एक जैसे भोपाल वाले इंसान की बात बोले, ओ मियाँ क्या हाल है, तो मियाँ क्या है, भोपाल वाले लोगों को एक स्लैंग है। तो ऐसी चीजें जो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्या कलाम नहीं बोलते हम हिंदी में, तो वही चीजें कि ऐसी चीजें जो वो यूज करते हैं। तो मैं यही आपको बता रहा था कि उन्होंने वो स्पीच पूरे वर्ल्ड में 3000 टाइम्स बोली थी, और हर बार पता है क्या होता था, हर बार उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलता था, पूरी ऑडियंस खड़े होकर उनके लिए ताली बजाती थी। तो उनके दोस्तों ने उनसे बोला कि यार रशिया में अलग लैंग्वेज, यूएस में अलग लैंग्वेज, इंडिया में अलग लैंग्वेज, अफगानिस्तान में अलग लैंग्वेज, तुम हर जगह जाके एक ही स्पीच सुना के कैसे लोगों से स्टैंडिंग ओवेशन ले लेते थे। तो उनका जवाब था, टारगेट ऑडियंस की रिसर्च करता था मैं। वो बोलते थे कि मान लो आज आज जैसे क्या तारीख है, आज 10 तारीख है, राइट, तो अगर 10 तारीख को मेरी एक सिटी में स्पीच है, तो मैं 2 दिन पहले उस सिटी में लैंड करता था। जैसे आज अगर मुझे गोरखपुर आके मुझे आप लोग को पूरी एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैं 2 दिन पहले गोरखपुर में आऊंगा और फिर रिसर्च करूंगा कि यहाँ के लोगों को कौन सी चीजें पसंद है। मैं भी यहाँ के मेयर के पास चले जाऊं, मैं भी यहाँ के बिगेस्ट शॉप पे चले जाऊं और उनसे पूछूं कि भैया यहाँ पे बेस्ट चीज क्या हुई थी आज तक, यहाँ पे सबसे खराब चीज क्या हुई थी, कभी कोई अटैक्स या ऐसे समथिंग हुए थे जिसके बारे में लोग बहुत याद रखते हैं। और अब मैं वो सारी चीजें इंक्लूड करूंगा और अपनी स्पीच और प्रेजेंटेशन में डालूंगा। अब जब मैं गोरखपुर वाले लोगों से जाके गोरखपुर की भाषा में बात करूंगा, सो दिल बी लाइक भाई यार ये इंसान तो हमारे जैसा है, ये कल ही आया है छत्तीसगढ़ से, ऐसा कुछ हमें पता चला, बट ये एकदम हमारे जैसे बात कर रहा है। सो दैट इज व्हेन एक कनेक्शन बिल्ड होता है स्पीकर और एक ऑडियंस में, ठीक है। तो ये होता है टारगेट ऑडियंस रिसर्च करना, कि मुझे पता चलना है कि निखिल को, अंश को, तेजस्वी को, स्वरीत को, राधिका को कौन सी चीजें पसंद है, ताकि मैं उन्हें वही चीज प्रोवाइड करूं ताकि वो खुश हो जाए। ओके, सो दिस इज अ टारगेट ऑडियंस रिसर्च, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और एक चीज अपने पास लिख के रख लो, ओके, इसको गोल्डन रूल बना लेना स्पीकिंग का। द only speaker who deserves to be confident is a prepared one. The only speaker who deserves to be confident is a prepared one. अगर आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप उसमें कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकते। ये एक बेसिक रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल कल आपका मैथ्स का एग्जाम है, ओके, कल आपका मैथ्स का एग्जाम है और आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, आपने पहले बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया है और आप घर पे खेल कूद रहे उधर, कल आपका मैथ्स का एग्जाम है और आपकी मम्मी आई बोले व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई यू नॉट स्टडीइंग, कल आपका मैथ्स का एग्जाम है, राइट। तो आप बोलोगे अरे मम्मी सब आता है, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी मम्मी सोच रही है इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड फॉर मैथ्स, दैट्स व्हाई यू आर कॉन्फिडेंट फॉर मैथ्स, ठीक है। तो प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस गोज हैंड इन हैंड। नो वरी शिव, सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई साइंस में अच्छा हो सकता है, कोई मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है। मैं मैथ्स में बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे बोर्ड्स में 33 मार्क्स मिले थे मैथ्स में, एंड मेरे पापा ने समोसा जलेबियां बिटवाई थी कि चलो मेरा बच्चा निकल तो गया कम से कम। सो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो पिटाई पड़ेगी, बट इट वाज लाइक चलो बेटा तुम निकल गए कम से कम, मुझे पता है तुम्हारा फ्यूचर दूसरी चीजों में। सो ये चीजें होती हैं, इट डज नॉट मैटर दैट मच, ठीक है। तो हाँ, ये वाली चीज थी दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर टारगेट ऑडियंस एंड एवरीथिंग। मैं बेसिकली इंग्लिश में अच्छा था, तो मुझे इंग्लिश अच्छे से आती थी बिकॉज मैं वेब सीरीज और ये सब बहुत देखता था। तो लोग मुझसे पूछते भाई हाउ इज योर इंग्लिश एट ए टॉप नॉच लेवल। मैं कहा मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं बस इंग्लिश प्रोग्राम्स देखता था और उसके सबटाइटल्स देखता था। तो पहले वो चीजें पढ़ता था और जब शो खत्म हो जाता था तो आई यूज्ड टू थिंक इन माई माइंड, ओके ये इंसान ऐसे बात करे, तो मैं उसका एक्सेंट यूज करता था, वो डायलॉग्स यूज करता था। और वही चीज एज आई सेड, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ हैबिट, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। तुम कोई भी चीज बार बार करोगे, तुम्हें वो चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। वो बोलते हैं ना कि अगर तुम झूठ को भी बार बार बोलो तो तुम्हें सच लगने लगता है। तो वही चीज है कि किसी चीज भी बार बार बोलो तुम उस पर बिलीव करना चालू कर दोगे। अब
एक और चीज होती है विच इज नोन एज रिपीटिशन, मतलब किसी चीज को रिपीट करना शिव। जैसे मैं आज फिर वही कर रहा हूं, कल फिर वही कर रहा हूं, परसों वही चीज कर रहा हूं। जैसे क्लास में बोलते हैं ना कि इस चीज को घर पे 3-4 बार पढ़ना तब तुम्हारे दिमाग में जाएगा, तो वही चीज है कि इस चीज को बार बार करोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये चीजें चली जाएंगी। एज आई टोल्ड यू देयर इज अनदर थिंग जिसको आई कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्पीच। ओके, इसको लिख लो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्पीच। अब मैं आपको बताऊंगा दैट ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो एज आई टोल्ड यू देयर वाज अ मूवी विच इज नोन एज थ्री इडियट्स, है ना। तो उस मूवी में एक बार आपको अगर वो वाला सीन याद है जहां पे आमिर खान को क्लास के बाहर निकाल दिया जाता है, एंड यू नो जहां पे वो कहते हैं सर जिप अप डाउन अप डाउन अप डाउन वाला, जो एक वो आपको अगर वाला सीन याद होगा तो वहां पे क्या होता है कि आमिर खान को क्लास के बाहर निकाल दिया जाता है और फिर वो अंदर आता है बुक्स लेने के लिए। ओके, बट वो बुक्स नहीं बोलता है, वो कहता है सर आई नीड ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। वो ना 6 लाइन में वो बस कहता है कि आई नीड बुक्स। तो पता है उसके टीचर क्या कहता है इसको देख के, कहता है अरे कहना क्या चाहते हो। ओके, तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अपनी ऑडियंस को कभी उनके दिमाग में ये मत बोलने देना कि कहना क्या चाहते हो। हमेशा जाने के पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देना कि इस रीजन की वजह से आज मैं आप लोगों से मिल रहा हूं। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि मेरे पापा मुझे हमेशा स्टेज पे भेजते थे, तो मैं आपको इसी रीजन की वजह से मिल रहा हूं कि आप किसी चीज को बार बार करोगे तो आप उस चीज में अच्छे हो जाओगे। तो मैंने पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया दैट दिस इज हाउ यू कैन डू बेटर इन पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, और मैं आपको सच बात बताऊं, पब्लिक स्पीकिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इसका अपने दिमाग में हवा मत बना लेना कि हाउ विल आई लर्न एंड एवरीथिंग। आप स्टेज पे जाओगे तो आप धीरे धीरे अच्छे होना चालू हो ही जाओगे, बिकॉज यू विल नो आप कहां गलत कर रहे हो, आप कहां सही कर रहे हो। ओके, तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको आई कॉल्ड स्मार्ट कॉन्सेप्ट, SMART। ठीक है, स्मार्ट का पता है फुल फॉर्म होता है, जो लोग मैनेजमेंट और एमबीए में यहां पे पढ़ते हैं उनको ये चीज बताई जाती है दैट ओके, SMART, एस इज नोन एज स्पेसिफिक, ओके, M is known as measurable, A is known as achievable, R is known as realistic, and T is known as timely, smart। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए कि इंसान को सुन के पता चल जाए। जैसे मैं कहीं भी वेबिनार लेता हूं तो मैं ये चीज लिख देता हूं यहां पे दैट यू नो आज मैं यहां पे आप लोगों को ये बताने के लिए आया, तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाएगी। सोचो मैं आपको 5 मिनट की कोई एक स्टोरी सुना रहा हूं, आप बोलोगे भाई स्टोरी तो बहुत अच्छी है बट तुम इस स्टोरी को लेके जा कहां रहे हो, वेयर आर यू गोइंग विद दिस स्टोरी, है ना। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूंगा कि मैं ये स्टोरी से आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा, तो नाउ यू आर क्लियर कि हाँ यार मैं एक इंसान ये टाइप की स्टोरी सुनाना चाह रहा है। सो योर ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि इस पूरे ऑडियंस में 62 लोगों में बर्गर किसको किसको पसंद है। बर्गर, चाहे वो मैकडोनल्ड्स का हो, चाहे यू नो बर्गर किंग का हो, चाहे वो घर पे मम्मी बनाती हो या वॉट एवर इट इज, बर्गर किसको किसको पसंद है। यस यस, मुझे आई लाइक बर्गर, क्या बात है। बर्गर के दीवाने बैठे हैं यहाँ पे, चलो इट इज टेस्टी। यस, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, ठीक है। पता है मैंने आपसे ये चीज क्यों पूछी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है कि जो आपकी जो एक स्पीच होती है ना वो एक बर्गर की तरह ही होती है, अगर आप समझो तो। जैसे आई टेल यू दिस, बर्गर में क्या होता है, ऊपर बन होता है, नीचे भी बन होता है और बीच में पूरा मसाला होता है, राइट। तो आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी टॉक या आपकी स्पीच भी ऐसी होनी चाहिए, ऊपर यू नो स्टार्ट विद अ बैंग, एंड विद अ बैंग, और बीच में पूरा मसाला देना है। मतलब जो आपकी पूरी स्टोरीज होंगी, जो आपके फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, जो आपके लॉजिकल पॉइंट्स होंगे, समरीज होंगी, इन चीजों को आप बीच में इंक्लूड करोगे, इनको स्टार्टिंग और एंड में मत दे देना। यू हैव टू स्टार्ट विद अ बैंग कि ऑडियंस का ध्यान आपकी तरफ आ जाए। मैं हमेशा बोलता हूं ऑलवेज डिलीवर सम जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स फॉर योर ऑडियंस, कि तुम्हारी ऑडियंस ऐसा बोले हे भगवान व्हाट इज ही डूइंग। तो जब आपकी ऑडियंस ऐसा सोचती है ना तो उनके दिमाग में ये सारी चीजें फिट हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट विद, मैं आपको बताऊंगा जब मैं क्लास 11th में था ना तो मैंने एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप ज्वाइन की थी। तो वहां पे मुझसे पूछा गया था दैट आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे आप लोगों से भी क्लास में टीचर्स पूछते होंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप कहते हो माय नेम इज दिस, माय नेम इज दिस, आई डू दिस। तो हमें बोला गया था कुछ ऐसा बोलो कि मैं तुम्हें याद रखूं। ठीक है, कुछ ऐसा बोलो कि मैं तुम्हें याद रखूं। तो अब मैं जो हूं ना, मैं थोड़ा फनी वे में चीजें बनाने में बहुत बहुत उस्ताद हूं कि मैं किसी चीज को फनी वे में बहुत जल्दी कन्वर्ट करता हूं। तो मुझे बोला गया था अपने नाम को एक मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में बोलो। सो आई बिलोंग फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। यहां पे उस समय चीफ मिनिस्टर थे रमन सिंह। ओके, हिज नेम वाज रमन सिंह।
तो मुझे बोला गया अमन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा एवरीवन, जिस तरह फूलों को जरूरत होती है चमन की, छत्तीसगढ़ को जरूरत होती है रमन की, उसी तरह आप सभी को जरूरत है इस अमन की। एंड एवरीवन वाज लाइक ओ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जब भी तुम अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसा दो ना जिसको सुन के बोले क्या बात है यार बहुत सही, तो यू नो मेक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल दैट यू डू। बिकॉज देखो सब लोग एक ही चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब लोग एक ही चीज कर रहे हैं, सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू स्टैंड आउट। बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी लानी है, और क्रिएटिविटी वो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली नहीं, थोड़ा सा दिमाग वाली क्रिएटिविटी कि मैं इस चीज को एक फनी वे में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर मैं इस चीज को एक इंस्पायरिंग वे में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। अच्छा, अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है विच आई वांट टू शेयर विद यू, विच इज देखो हमें ऐसा लगता है ना कि हम जब किसी से मिल के वापस जाएं तो वो इंसान हमें याद रखे। सब लोग चाहते हैं ना दैट वी लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन, कि व्हेन जैसे मान लो अंकुर इज वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स, सो इफ आई मेट अंकुर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मैं ये सोचूंगा कि अंकुर जब मुझसे मिलके जाए ना तो वो बोले कि यार अमन शुक्ला बंदा है यार बढ़िया, ही इज अ वेरी नाइस गाय, आई लाइक टू मीट हिम अगेन। तो ऐसा क्या होगा कि अंकुर मुझे याद रखे? सो आई विल गिव यू अ फॉर्मूला राइट नाउ, इट्स अ वेरी गुड फॉर्मूला, ओके? इमोशंस आर डायरेक्टली proportional टू मेमोरी। इमोशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेमोरी। मतलब मैं जितना ज्यादा इमोशंस एक इंसान को दूंगा उतना ज्यादा वो इंसान मुझे याद रखेगा। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अब वो इमोशन किसी भी चीज का हो सकता है, दैट कैन बी ऑफ लव, दैट कैन बी ऑफ अफेक्शन, दैट कैन बी ऑफ हेटरेड, दैट कैन बी ऑफ ट्रॉमा, बट कोई भी ऐसी चीज होती है तो ऑडियंस आपको याद रखती कि यू नो इस इंसान ने हमें एक इमोशन प्रोवाइड किया। जैसे अगर हम किसी की एक इमोशनल स्टोरी सुनते हैं, जैसे मैं आप लोग को लास्ट में एक स्टोरी सुनाऊंगा टू टेल यू यू नो व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग बेसिकली इज, ओके? तो इन चीजों को आई टेल यू दैट हाउ यू कैन यूज इमोशंस ताकि एक इंसान आपको याद रखे, बिकॉज हम चाहते हैं ना कि हम जिससे भी मिले हम याद रखें, हमें अपना नेटवर्क बड़ा करना है। सो आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस। अब देखो बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, यस अथर्व, आई लाइक टू डू दैट ताकि सब लोग इंसान इन चीज से सीख सके, ओके? सो आई आस्क यू, कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपके पास कभी ऐसा हुआ है दैट आपको ऐसा बोला गया है दैट आपको 2 मिनट तक बोलना है या फिर आपको 3 मिनट तक बोलना है, और मोस्टली ऐसा होता है कि हम 3 मिनट के बहुत आगे चले जाते हैं, या फिर 3 मिनट 10, 3 मिनट 20, 3 मिनट 50 सेकेंड ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत होता था। मुझे बोला जाता था इतना बोलो, लेकिन मैं हमेशा उससे आगे चला जाता था। तो ये कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता है। तो अब ना आपको मुझसे एक मैथ्स टीचर वाली फीलिंग आएगी, सच बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपको एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला देने वाला हूं। जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे अपनी किसी भी स्पीच में, तो आपकी जो स्पीच है वो उतने टाइम के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगी। ओके, आर यू रेडी फॉर इट? इस चीज को अपने साथ लिख लेना, ओके? सो लिख लो, इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला रियली। सो राइट इट डाउन विद यू। इफ द टाइम गिवन टू यू इज टी, if the time given to you is t, then the number of words should be less than 120 multiplied by t. I'll repeat it again. If the time given to you is t, then the number of words should be less than 120 multiplied by t. मतलब टाइम हम ले लेते, मान लो आपको 3 मिनट्स मिला है बोलने के लिए, ओके? सो टाइम गिवन टू यू इज 3 मिनट्स। सो आपको जो नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिपेयर करने ना वो होंगे लेस देन 120 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 120 इंटू 3 कितना होता है? 360, ठीक है? तो आपको 360 से कम वर्ड्स प्रिपेयर करने, मतलब 360 तक प्रिपेयर करो। ऑब्वियसली हम स्टेज पे जाके 10-15 लाइन भूल ही जाते हैं, हमारे साथ भी 10-15 वर्ड्स भूल ही जाते हैं। तो इफ यू प्रिपेयर 350 वर्ड्स, तो आपकी टॉक एकदम 3 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, ओके? गाइस अगर कोई लिख सकता है कमेंट सेक्शन पे तो प्लीज लिख दो, इट वुड बी यू नो ग्रेटफुल फॉर द किड्स। वो इस चीज का स्क्रीनशॉट कर लेंगे, दिल कीप इट विद देम। तो इससे क्या होगा कि आपकी 80% या 90% ऑफ द टॉक विल एंड इन टाइम ऑल्सो, और आपको यू नो like 2 words per second, yes, not 2 words, basically 3 words हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर करो तब। अगर 3 words per second आप प्रिपेयर करोगे, so you know your talk will end right at the 3 minutes। थोड़ा सा आगे जा ही सकता है, बट ट्राई कि इसको आप थोड़ा सा कम रखो, ठीक है? तो ये समझ लेना दैट स्टार्ट विद अ बैंग एंड एंड विद अ बैंग। एंड में ऑडियंस को इमोशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, और बीच में पूरा मसाला, पूरी स्टोरी, सारी चीजें इंक्लूड करो, ओके? तो अब यू नो आई एम गोइंग टू टेल यू दीज 5 थिंग्स जिसपे एक ऑडियंस, जैसे ही आप स्टेज पे जाते हो
इन 5 चीजों पे आपको जज करती है। 5 थिंग्स, ओके। पहली चीज क्या होती है? द वे यू स्टैंड ऑन स्टेज। देखो अभी मैं आपको, यस, थैंक यू सो मच सुचिता, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुचिता मैम। सो अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आपने देखा होगा कि स्टेज पे जब लोग खड़े होते हैं तो कुछ लोग ऐसे एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, मतलब एक टांग ऊपर करके नहीं, मतलब एक पैर पे ज्यादा बाहर करके, ओके। और कुछ लोग दूसरे पैर पे ऐसे थोड़ा बाहर खड़े कर देते हैं, है ना। आपको ये दोनों काम नहीं करना है, आपको दोनों पैरों पे एकदम प्रॉपर भार देना है, और अपने पैर एकदम एकदम अटेंशन जैसे वाले पे नहीं, एट 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज, शोल्डर्स इस तरह, बिकॉज आप इसी तरह, आपकी बॉडी लैंग्वेज जैसी होती है आप वैसा फील करने लगते हो। मैं आपको एक चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊंगा। पहली चीज क्या बताई मैंने आपको कि अपनी बॉडी बहुत अच्छे से रखो, यू नो, डोंट स्टैंड ऑन वन और अनदर लेग, दोनों पे प्रॉपर भार, 45 डिग्रीज, अपने शोल्डर स्ट्रेट। और ये काम हमेशा करना दैट यू टेक योर बॉडी वेरी वेल, बिकॉज जैसी तुम्हारी बॉडी होती है ना तुम ऐसा फील करने लगोगे। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अभी डू वन एक्टिविटी विद मी, ओके। अभी एक एक्टिविटी करो, अपने जो कंधे हैं इसको प्रॉपर ऐसे लूज कर लो, नॉर्मली एकदम लूज करके बैठ जाओ, ओके। झुक जाओ, ओके। और अपने एक्सप्रेशन छोड़ दो एकदम, डोंट हैव एनी एक्सप्रेशंस। कैसा फील हो रहा है अंदर? तुरंत डोंट यू फील वेरी, यू नो, अगली एंड वेरी डिप्रेस्ड एंड वेरी लुल काइंड ऑफ, कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है। अब सोचो आप स्टेज पे गए माइक लेके, हाय एवरीवन, माय नेम इज अमन शुक्ला एंड टुडे, यू नो, आप जैसे रहोगे, जैसी आपकी बॉडी रहेगी वैसा आप फील करने लग जाओगे। अब डू दिस वन थिंग, एकदम स्ट्रेट होके बैठो, शोल्डर स्ट्रेट, ओके। एंड नाउ ऐसे बैठो, एकदम शोल्डर स्ट्रेट रखो, अपने हाथ ऐसे लो, टेक दिस, और इनको अपनी कमर पे रखो, कमर पे रखो ऐसे एकदम वंडर वुमैन पोज, सुपरमैन ऐसे खड़ा होता है ना। अब कैसा फील हो रहा है? डू यू फील कि हाँ अब अपन है थोड़ा टॉप पे, अब अपन बोलेंगे तो ऑडियंस सुनेगी, ओके। सो दीज आर नोन एज पावर पोस्चर्स, ठीक है। अब नॉर्मल हो जाओ। मैं आप लोग को ना ये चीज लाइव के लिए भी बता रहा हूँ एंड फॉर पब्लिक स्पीकिंग भी बता रहा हूँ। जब भी आपको लाइव में थोड़ा सा डिप्रेस लगता है ना, यू फील लाइक कि यार एम आई एबल टू डू इट, उस समय आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देखना, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसी होगी, यार मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है एंड एवरीथिंग, और तुरंत देखना यार मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, एंड जस्ट चेंज इट। आपके साथ कभी ऐसा हो आप घर पे ऐसे खाली बैठे हुए हो, यू आर वेरी सैड एंड एवरीथिंग, और सामने से घर से बारात जा रही है और उसमें ट्यून बजती डिक चिक डिक चिक डिक चिक, एंड यू लाइक अरे मजा आ रहा है, एंड यू सडनली यू नो स्टार्ट टू डांस एंड एवरीथिंग, और तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगता है। सो दैट इज हाउ इट इज, योर मोशन क्रिएट्स योर इमोशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको, देखो दो चीजें सही है, इमोशंस क्रिएट मोशन। आपके अंदर अगर सैड इमोशन है तो आपका मोशन भी वैसा हो जाएगा, तो इसका उल्टा भी सही है, दैट योर मोशन विल आल्सो क्रिएट योर इमोशन। आप जैसे अपनी बॉडी को रखोगे, इफ यू फील यस आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू डू इट, तो यू विल फील दैट रश विद योर बॉडी। और अगर आप बोलोगे मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आप वैसा ही फील करने लग जाओगे स्टेज पे। सो ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल हैक है जो आप स्टेज पे यूज कर सकते हो, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो फर्स्ट थिंग इज स्टैंड फर्मली ऑन स्टेज, है ना, एकदम ऐसे लुल झुके हुए नहीं रहना। सेकेंड थिंग, हमारी आंखें। अच्छा किस किस को ये प्रॉब्लम है? देखो ये यू नो दिस कैन बी विद पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड एवरीवन टू, आई विल टेल यू फॉर श्योर। एंड दिस बेसिक प्रॉब्लम इज लुकिंग इन द आईज एंड टॉकिंग। आंखों में देख के बात करना बहुत लोगों से नहीं हो पाता है। आई डोंट नो, कुछ ऐसा होता है कि हम किसी की आंखों में देखते हैं और यू नो 2 मिनट बाद हम खुद भूल जाते हैं कि हम बोलने के वाले थे। ऐसा होता है व्हेन आई एम ऑन स्टेज, क्योंकि मेरे साथ भी होता है, एंड दिस हैपेंस विद मेनी ऑफ द पीपल। और मैं इसके पीछे आपको एक साइंटिफिक रीजन बता दूं, एक प्रॉपर बायोलॉजिकल रीजन, जिससे आप क्लियर हो जाओ कि ऐसा क्यों होता है। आई विल टेल यू दिस। आईज आर द गेटवे टू योर सोल। बोलते हैं ना कि आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो अगर आपका इंटेंशन खराब है, अगर आप एक इंसान को मैनिपुलेट करना, याद है जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो आंखों में देख के नहीं बोलता है, बिकॉज उसको लगता है कि ये मेरी आंखों में देख के पकड़ लेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना। तो आई टेल यू दिस कि अगर आपको इफ यू फियर दिस ना, तो सबसे पहले ये समझ लेना कि मेरा इंटेंशन सही है या नहीं। इज माई इंटेंशन राइट? दैट्स अमेजिंग। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू दिस पर्सन, यू नो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस दिस एंड दिस। तो आप एक इंसान की आंखों में देख के बात करें, बिकॉज आपको पता है कि मैं अंदर से इस इंसान का भला चाहता हूं। आई डोंट वांट समथिंग बैड, मेरा मोटिव खराब नहीं है, मैं अच्छी चीजें चाहता हूं। सो मैं एक बेसिक एक्टिविटी करता हूं जो आप लोग भी कर सकते हो। टहलने कभी निकलते हो शाम को घर से? कभी भी निकलते हो शाम को, सुबह अगर टहलने निकलते हो, बहुत लोग भी निकलते होंगे, तो जो इंसान सामने से आ रहा है उसकी आंखों में देखो एंड डू दिस एक्टिविटी। जब तक वो अपनी आंखें ना हटाए आपको नहीं हटानी है। यू डोंट हैव टू बी द फर्स्ट पर्सन जो अपनी आंखें उस इंसान से हटाएगा,
ठीक है, और ये एक्टिविटी ट्राई करना है। इसमें स्टार्टिंग में तुम थोड़ा you'll be a bit of uncomfortable कि यार कैसे करूं, बट जितना ज्यादा, मैंने बोला था ना, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ हैबिट। जब तुम ये चीज करते जाओगे तब आपको पता चलेगा दैट ये इतना ज्यादा भी कोई वो चीज नहीं है जो मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम किसी भी चीज को रिपीट करोगे, you'll start doing it। और आपको पता है, कोई इंसान आपकी आंखों में देख के बात करता है तो उसका क्या डोमिनेंस हो जाता है ना आपके ऊपर। यार एकदम आंख में देख के बात करता है, मैं आई एम वेरी दिस। तो सोचो, जब आप ये चीज सीख लोगे तो यू विल बी एबल टू कमांड द सिचुएशन। एक ग्रुप के अल्फा बोलते हैं ना कि हाँ, ये इंसान इस ग्रुप का अल्फा है। सो यू विल बी एबल टू बिकम द अल्फा ऑफ द ग्रुप, दैट यू आर गोइंग टू टॉक टू दैट पीपल बाय लुकिंग इनटू देयर आईज। ओके, सो दिस इज बेसिक वन थिंग। अब स्टेज पे, ये तो नॉर्मल वन ऑन वन हो गया। स्टेज पे क्या होता है, आपको एक जगह देख के बात नहीं करना है। लोग पता है क्या बोलते हैं कि मैं ऑडियंस में अपना एक दोस्त बैठा दूंगा और मैं उसको देख के सब कुछ बोलूंगा। अब मैं आपको बताता हूं बायोलॉजिकली ये चीज क्यों खराब होती है। अगर आप एक जंगल के बीच में खड़े हो, आप टहल रहे हो, आप सडनली देखते हो कि इस डायरेक्शन में नीचे शेर के पैरों के निशान है। ओके, शेर के पैरों के निशान है। आप बोले हे भगवान, अब आपका पूरा ध्यान किस डायरेक्शन पे रहेगा? ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में जहां से शेर आने वाला है। इसका मतलब हमारी बॉडी को यह पता है कि अगर हम एक जगह फोकस करते हैं ना तो वहां पे डेंजर है। दिस इज अ मैकेनिज्म जो कि हमारा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऐसे काम करता है। इफ वी फोकस ऑन वन प्लेस तो वहां पे डेंजर है, ये हमारी बॉडी हमें बताती है। तो जब आप स्टेज पे जाते हो, आप एक जगह देखते रहते हो, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम you're like कि अरे यार मैं कहां था। तो ये प्रैक्टिस साइड रखनी है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, आई कॉल इट गेजिंग द ऑडियंस। पूरी ऑडियंस, जैसे एक कैमरा देखा ना आपने, पूरा जो ऐसे ऐसे घूमता है, तो तुम्हें भी उसी तरह पूरी ऑडियंस को गेज करना है। डोंट टॉक टू वन पर्सन, टॉक टू एवरीवन। जैसे अगर मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ तो बाकी लोग मुझे क्यों ध्यान देंगे मेरे ऊपर? सीधी बात बताओ, दे वोंट फील अप्रिशिएटेड, दे वोंट फील कि हाँ मुझे यहाँ तवज्जो मिल रही है। सो यू हैव टू टॉक टू एवरी पर्सन, यू हैव टू टॉक टू एवरीवन, लुक इनटू एवरीवन्स आईज एंड टेल देम व्हाट इट इज। और आईज वाला मैंने आपको प्रैक्टिस बताया हाउ यू कैन डू इट। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टैंड फर्मली, सेकंड थिंग इज लुक एट एवरीवन, डोंट लुक एट वन प्लेस। तीसरी चीज, स्माइल। बहुत लोग ये चीज करना ही भूल जाते हैं जब वो स्टेज पे होते हैं, इतने सीरियस हो जाते हैं। दे आर लाइक ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, एंड हमें लगता है आर यू फ्रेंडली, मैं तुमसे आके कोई चीज पूछ सकता हूं। जैसे मैं आपको ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट इन एन एंटरटेनिंग वे, इन एन इंटरेस्टिंग वे, कि आप मुझसे बात कर पाओ। आर यू कंफर्टेबल इन आस्किंग मी क्वेश्चंस अब दैट यू आर लाइक कि हाँ आफ्टर द सेशन मे बी आई कैन टेक्स्ट दिस पर्सन एंड आस्क हिम, क्योंकि ये थोड़ा हमारे जैसे काइंड ऑफ लग रहा है। So this is how you develop that connection with your audience. अगर आप if you won't show that you are friendly to everyone, कोई आके आपसे बात करेगा ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है इंसान सीरियसली जिंदगी जीता है, ये सीरियसली बोल के बस चला जाता है। ओके, सो हैव अ स्माइल। अगर आप और ये मेरे साथ भी बहुत गलत होता था। मैं जब इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस बनाता था ना इनिशियली, तो मुझे बोला जाता था अमन तुम स्माइल क्यों नहीं करते हो। और फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे अंकुर वारिको का एक वीडियो भेजा था। इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, सर्च अबाउट दैट पर्सन, एंड इफ यू सी अंकुर वारिको's any video, he smiles like anything. He's like every time he talks like this, और सबको उनसे बात करना बहुत पसंद आता है। He's an awesome communicator, next level। आप उनके लाइव सेशंस देखोगे, आप बोलोगे भाई मुझे इस इंसान से बातें करनी है, बिकॉज एक स्माइल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ओके, सो हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। फोर्थ थिंग, अब देखो ये बहुत रिवॉल्यूशनरी होने वाला है, which I'm going to tell you. This is known as वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत लोग ना इसके लिए कोचेस हायर कर लेते कि मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाओ। मैं आपको अगले 3 मिनट में वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाता हूँ। रेडी हो सब लोग? ठीक है, जो भी चीज कर रहे हो उस चीज पे एक बार ये चीज ट्राई जरूर करना। दिस इज बेसिक वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस व्हिच यू कैन डू। सो देयर आर 3 ways थ्रू व्हिच यू कैन मॉड्यूलेट योर वॉइस, ओनली एंड ओनली 3 ways, इसके अलावा कोई तरीके नहीं है। द फर्स्ट वन इज, इसको लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ। द फर्स्ट वन इज एम्फेसिस। Emphasis, EMPHASIS. Okay, first is emphasis. The second thing is pace, and the third thing is pitch. बस यही 3 तरीके। अब मैं आपको बताता हूँ emphasis क्या होता है। emphasis क्या होता है, किसी एक चीज पे भार देना। जैसे ये पेन है, मैं इस पे emphasis दे रहा हूं, मैं इस पे emphasis दे रहा हूं। अब एक लाइन है जिससे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। सो दिस लाइन, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। ओके, अब देखो मैं इस पे emphasis कैसे यूज करता हूं। ओके, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। इस पे मैंने 3 जगह emphasis दिया, डेस्टिनी, चांस एंड चॉइस। मेरी ऑडियंस का अटेंशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनका ध्यान हर वर्ड पे थोड़ी डालूंगा।
जो वर्ड्स मुझे उन्हें याद रखवाने हैं उन चीजों पे मैं एम्फेसिस डालूंगा। तो आप जो भी चीजें बोलो उसमें डिटरमाइन कर लो कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब देखो एम्फेसिस चेंज करते हैं, ओके। डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। फिर एम्फेसिस चेंज हो गया, ओके। इस बार था नॉट पे और इट इज पे। अब फिर से चेंज करते हैं, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। फिर से इस बार बस चांस और चॉइस पे एम्फेसिस किया। तो अब आपको सिर्फ एक एक्टिविटी करनी है, अपनी कोई भी कॉपी खोलना, कोई भी बुक खोलना, उसमें कोई दो लाइन निकालना और आप उसमें चलो एम्फेसिस डालो, अलग अलग वर्ड्स पे अलग अलग एम्फेसिस डालो और हर बार उस लाइन का मीनिंग बदल जाएगा, बिकॉज व्हेन यू चेंज द एम्फेसिस यू चेंज द मीनिंग ऑफ द लाइन। जैसे एक लाइन है, ओ ही इज ऑल राइट, ओके। तो अब देखो, ओ ही इज ऑल राइट, 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 ओके। तो देखो एक ही वर्ड्स में अलग अलग एम्फेसिस देखिए, उस वर्ड का मीनिंग ही बदल जा रहा है, ओके। सो एम्फेसिस, दिस इज द फर्स्ट वे थ्रू विच यू कैन मॉड्यूलेट योर वॉइस। दूसरी चीज क्या होती है, पेस। पेस मतलब फास्ट या स्लो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आई कैन, आई विल, आई मस्ट, अब मैंने इसमें अपना पेस पूरा कम कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं गाइस आप ही वो लोग हो जो ये चीज कर सकते हो, अगर आप नहीं करोगे तो कोई नहीं कर पाएगा, मेरी पेस फास्ट होगी। अब देखो मेरी ऑडियंस का ध्यान मुझ पे नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वॉइस इज नॉट क्लियर, आई थिंक इट इज टू एवरीवन। अगर ऐसा है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू पुट इट फ्रॉम अनदर वे। आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर टू बी ऑनेस्ट, लोगों को चीजें समझ आ रही है, आई फील, ओके। ऑल राइट, ऑल राइट। तो सेकेंड थिंग एज आई टोल्ड यू वाज द पेस। तो पेस क्या होती है, एक होती है फास्ट, एक होती है स्लो। तो आप अपने हिसाब से जब भी ऑडियंस का ध्यान इधर उधर हो, अपनी पेस फास्ट कर दो या फिर अपनी पेस धीरे कर दो, और आपकी ऑडियंस बोलेगी अरे ये धीरे क्यों हो गया, तुरंत तुम्हारी ऑडियंस का ध्यान तुम्हारी तरफ आ जाएगा। एंड द थर्ड थिंग इज पिच ऑफ योर वॉइस। पिच, अब देखो मैं आपको पिच तो एकदम बेसिक एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट हुआ है और आप फेल हो गए टेस्ट में। अब आप घर जाके अपने पेरेंट्स को जिस पिच में बताओगे वो होगी लो पिच, और जिस पिच में आपके मम्मी पापा आपको बताएंगे वो होगी हाई पिच, ठीक है। तो यही एक बेसिक पिच होती है कि जब आप उन्हें बोलोगे मम्मी वो कम मार्क्स आए, मम्मी लगे कैसे कम मार्क्स आ गए तेरे, सब तो बड़ा। सो यू नो दिस इज नीचे वाला पिच और ऊपर वाला पिच। सो ये पिच होती है, यू नो द वे यू यूज योर वॉइस एंड द वे यू यूज योर वॉइस, ओके। सो दिस इज द बेसिक वॉइस मॉड्यूलेशन। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। All right. So if you guys can tell me in the comment section, did you guys understood these three ways through which you can, use your voice modulation? The number one was emphasis. Number two was pace. And number three was the pitch in which you use your voice. Okay. Was your favorite? I'll come to that. I'll come to that. All right. Amazing. तो ये होता है how you use your voice. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि मतलब होली ग्रेल होती है एक बेस्ट परफॉर्मेंस की। अगर आज तक मुझे किसी ने भी बोला ना अमन मजा आ गया, तो वो सिर्फ इस एक चीज की वजह से होता है। आई टेल यू व्हाट दिस इज थ्रू अ स्टोरी। तो मेरे जो दादाजी थे वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे, ही हैड इमेंस अमाउंट ऑफ बुक्स। तो जैसे दिवाली में आपके घर भी सफाई होती होगी, हमारे घर भी बहुत सफाई होती थी दिवाली में। तो सफाई वफाई हो रही थी, बुक्स बुक्स निकाली गई, तो मैंने देखा उनकी 10 बुक्स के बीच में एक छोटी सी बुक थी जो कि ब्लैक कलर की थी, जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी। लाइक ये कौन सी बात है, दादाजी ने कोई चीज हमसे छुपा रखी थी। तो मैंने कहा चलो ये चीज पढ़ते हैं। तो मैंने मम्मी पापा को जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो साफ साफ हो गया, बाहर निकलो, ठीक है। मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने कहा ये पढ़ता हूँ। तुम्हें पता है उस बुक का टॉपिक क्या था? द ओनली सीक्रेट रिक्वायर्ड फॉर अ मैन टू बिकम सक्सेसफुल। मैंने कहा दादाजी आप तो कोई सीक्रेट लेके जा रहे थे अपने से, आपने बताया नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं इस चीज को पढ़ता हूँ। मैंने तुरंत लाइट वाइट ऑन की, पंखा चालू किया, बैठा, मैंने कहा सब कुछ मोबाइल में। मैंने कहा आज तो पढ़ के समझूंगा कि क्या ऐसा सीक्रेट है जिससे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। मैंने वो बुक खोली, पहला पेज खाली, दूसरा पेज खाली, खाली खाली। एंड आई एम लाइक ये कैसी बुक है, इसमें कौन सा सक्सेस, में तो कोई सक्सेस ही नहीं है। बट वो पूरी बुक थी 70 पेजेस की, और उसके 68th पेज पे एक स्क्वायर बना हुआ था, और उस स्क्वायर के ऊपर एक एरो था जिसपे लिखा हुआ था दिस इज द सीक्रेट रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल। आपको पता है उसमें क्या लिखा हुआ था? बस दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट जब आप
एक इंपॉर्टेंट चीज बताने के पहले एक पॉज ले लेते तो आपकी ऑडियंस ऐसी हो जाती है, अरे बताना क्या लिखा था, बता दे क्या लिखा था. सो यू मेक योर ऑडियंस लाइक ओ माय गॉड टेल मी व्हाट इट इज. तो अब मैं आपको नहीं बताने वाला क्या लिखा था, आप सोचते रहो फॉर श्योर, बिकॉज ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था. दिस जस्ट अ स्टोरी विच आई मेड टू टेल यू. मेरे दादाजी कोई बुक्स नहीं पढ़ते थे. सो दिस इज जस्ट अ स्टोरी टू टेल यू कि क्या होता है जब आप एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बोलने के पहले पॉज ले लेते हो. आप सब ऐसे थे ना, क्या है पता क्या है, ओके. सो दिस इज व्हाट इट इज. जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाले हो, टेक अ पॉज एंड आप अपनी ऑडियंस की आंखों में देखोगे कि वो बोलेंगे बताओ बताओ व्हाट इट इज. ओके, सो इट इज नोन एज टेकिंग अ पॉज एंड क्रिएटिंग एंटिसिपेशन. क्रिएटिंग एंटिसिपेशन इज द मेन थिंग. जैसे मैं आप लोगों को अभी ना, आई टेल यू टू डिफरेंट थिंग्स. मैं आपको दो डिफरेंट तरीके से एक स्टोरी सुनाऊंगा, आप मुझे बताना ज्यादा कौन सी पसंद आई. ओके, सो द फर्स्ट वन गोज लाइक दिस. दिस इज विदाउट एंटिसिपेशन एंड एज अथर्व सेड क्यूरियोसिटी. ओके, सो पहली चीज है, सो देयर वाज अ मैन स्लीपिंग एंड देन सडनली ही वोक अप, ही हर्ड अ लाउड नॉइज. He woke up, he was scared. He took his slippers, he went out of the door, he opened the door and he heard a loud thud. And he smelled something and he went out the door, he opened the door and in front of him lied his biggest fear. ये हो गई पहला तरीका. अब दूसरा तरीका. There was a man who was sleeping once and suddenly he heard a loud thud. He woke up to it, he took his slippers and he went out the door. As soon as he opened the door, he felt that something was wrong. He could smell a different thing. And then he heard a very loud thud. He ran forward to the main door. He opened the main door and he looked forward. In front of him lied his biggest fear. His son was drowning in the swimming pool. अब ये दोनों तरीके में कौन सी स्टोरी पे you were glued too much? It was the second one, right? Thank you. So that is what the importance of anticipation in a story is. या तो हम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह डर करके पूरा बोल के खत्म आ जाए, या फिर we take a pause and we let the audience anticipate what is about to come. अब मैं आपको बताता हूँ ये एंटिसिपेशन से हम ऐसे एकदम खलबले क्यों हो जाते हैं. बिकॉज हमारा जो माइंड है ना, इससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है. इट वांट्स कि देखो, देयर आर सम ह्यूमन नीड्स. मैं थोड़ा सा डीप जाऊंगा, बट देयर आर सम ह्यूमन नीड्स, और उसमें से एक बहुत स्पेसिफिक ह्यूमन नीड होती है विच इज कॉल्ड सर्टेनिटी. हम ह्यूमंस को सर्टेन होना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, दैट वी नीड टू नो व्हाट इज कमिंग. तो हमारा दिमाग कंक्लूजन्स ड्रॉ करना चाहता है हमेशा, ठीक है. तो आई विल टेल यू दिस दैट व्हेन यू मेक दिस एंटिसिपेशन, सो योर माइंड इज लाइक टेल मी व्हाट इट इज, ठीक है. सो दिस वाज द पॉज वाला थिंग. नाउ द फिफ्थ थिंग, दैट इज, इसको भी आई विल टेल यू एन एग्जांपल. आप में से मिस्टर बीन कौन कौन देखता था, या अभी भी देखते हैं अगर वो ऐसा आता है तो, यू नो द ट्यून. ओके, आई आल्सो यूज्ड टू वॉच इट अ लॉट, चाहे वो कार्टून वाला हो चाहे वो रियल लाइफ वाला हो. मुझे बहुत मजा आता था मिस्टर बीन देखने में. राइट, मेनी ऑफ यू सॉ, यस, फेवरेट पार्ट. काफी लोग देखते हैं. रॉनी आल्सो सेज यस, सोनाक्षी भी देखती है. ओके, अब कैन यू टेल मी, आज तक दैट शो रैन फॉर लाइक 1.5 decade, 15 years. ओके, उस पूरे शो में डिड मिस्टर बीन एवर अटर अ सिंगल वर्ड फ्रॉम हिज माउथ? हमें तो लगता है कम्युनिकेशन बोलना ही होता है ना. सो हाउ कम वाज ही एबल टू कम्युनिकेट फॉर 15 years विदाउट सेइंग समथिंग? ऐसी क्या चीज थी विच ही डिड? एंड द ओनली थिंग, इट इज नोन एज एक्सप्रेशंस. व्हेनेवर, आपको याद है उसका एक टेडी था, you know, Mr. Bean had a teddy, and when he looked at his teddy, he was like, oh my god, Teddy is so beautiful and everything, और उसको अपने पास रखता था. जब उसे किसी से डिस्गस्ट होता है, he was like, yeah, I really don't like that. When he was happy, he was like, wow, and everything. So everything, जो भी चीज वो इंसान फील करता है, वो उसके चेहरे पे दिखती है, ठीक है. So it means your expressions matter way much than you can even imagine. मिस्टर बीन वही काम करता था. द फर्स्ट थिंग वाज इंप्रेशन, द सेकंड थिंग वाज इज बॉडी लैंग्वेज. जो मैंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया, दैट यू नो, पुराने जैसे प्रिमिटिव टाइम्स में जब हम एप्स थे या जब ये सारी चीजें थी, तो हमारे पास लैंग्वेज थोड़ी थी बोलने के लिए. हम कैसे करते थे, हम वी यूज देयर बॉडी लैंग्वेज. ओके, सो इसका मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत नेक्स्ट लेवल पे इन्फ्लुएंस करती है. द सेकंड थिंग इज योर एक्सप्रेशन. सो मेक श्योर यू यूज योर एक्सप्रेशंस वेरी वेल व्हेन यू आर ऑन स्टेज, ठीक है. आप किसी भी चीज को, एज आई टोल्ड यू, जो इमोशन फील करते हैं वो चेहरे पे दिखाओ. मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ मेरे साथ क्या होता, क्योंकि जब आप इमोशंस फील करते हो ना, तो सामने वाला इंसान आपको सुन के वो इमोशन फील करने लगता है. जैसे, अच्छा, आप अभी मेरे अंदर एक पैशन देख रहे हो पब्लिक स्पीकिंग को लेके. मैं आपसे इस तरह भी बात कर सकता हूँ अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड एवरीथिंग,
but I want to talk to you because I am passionate about my subject and that is why I am sharing with you all of these things, right? तो जब तुम्हारे अंदर एक passion होगा, there is this thing that passion is contagious. ओके अगर मेरे अंदर है तो वो चीज तुम्हारे अंदर भी आएगी, अगर वो मेरे अंदर नहीं है तो तुम्हारे अंदर भी नहीं जाएगी, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ एक मूवी देखने गया था. इट वाज अ हॉलीवुड मूवी. तो उसमें अ वुमेन वाज ड्राउनिंग, वो डूब रही थी पानी में और पानी यहां तक था उसके गले तक. ओके एंड शी वाज लाइक ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द वाटर एंड एवरीथिंग. एंड यू वोंट बिलीव, मैं वो मूवी ऐसे देख रहा था एंड यू नो I was also doing the movie when I was watching. I was doing like this. I don't know why. Okay, because वो भी वही चीज फील करी थी तो मैं भी धीरे धीरे ऐसे करने लगा. Then I realized, अरे यार सब देख रहे होंगे, कितना अजीब लग रहा होगा. And that wasn't even the funny part. मैंने जब लेफ्ट पे देखा, मेरे 3 दोस्त they were sitting like this. मैंने कहा हे भगवान, we were so much engrossed in the story कि एक इंसान जो इमोशन फील करता है, हम भी वो चीज फील करना चालू कर देते हैं. Okay, so कभी भी ये मत सोचना कि should I show my emotions on stage. बिकॉज आज मैं अपने इमोशंस दिखा रहा हूं ना अपने टॉपिक को लेके. सो कैन यू फील इट, कैन यू फील कि हाँ यार ये इंसान जो बोल रहा है, ही हैज डन दैट और ही हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दीस थिंग्स. सो दैट ओनली हैपेंस जब वो तुम्हारे अंदर है. सो देयर इज अ रूल, यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डोंट हैव. ओके, so if you have passion, you are going to share it. If you don't have that passion, the audience is not going to realize that. Okay, so these were the 5 very important things: the way you stand on stage, the way you look at everyone, smiling, your voice, taking a pause, and extra one, that was your facial expressions. अब बात आती है दैट हाउ डू वी प्रैक्टिस फॉर पब्लिक स्पीकिंग, राइट? बिकॉज मैंने बोला था प्रिपरेशन, सो यू हैव टू प्रैक्टिस. एक एक्टिविटी करेंगे हम लोग जल्दी से. गाइस सब लोग प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर लो बिकॉज दिस एक्टिविटी रिक्वायर्स यू टू टर्न ऑन योर कैमरा एंड जितने लोग कंफर्टेबल हैं. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और आई कैन एश्योर यू इसके बाद यू विल फील सो मच कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव व्हाइल गोइंग ऑन स्टेज. ठीक है? सो दिस एक्टिविटी इज नोन एज विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन. अच्छा, हम जब भी कोई चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले नेगेटिव चीज आती है ना, कि अगर ये नहीं हुआ तो. बिकॉज ह्यूमन बींग्स होते ही ऐसे, हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, हमें बड़ा बनाने के लिए नहीं बना है. तो A to Z में पहले N आता है ना, तो हम पहले नेगेटिव सोचते हैं, उसके बाद पॉजिटिव सोचते हैं. लेकिन आज हम पहले पॉजिटिव सोचेंगे. तो चलो, अब आपको क्या करना है, यू कैन क्लोज योर आइज इफ यू वांट. अगर नहीं करना है तो मत करो, बट क्लोज, इफ यू क्लोज योर आइज, बहुत नेक्स्ट लेवल पे यू कैन इमेजिन दिस. ओके, सो दिस नोन एज विजुअलाइजेशन. अब मैं जो भी बोलूंगा आपको इमेजिन करना है दैट यू आर देयर. ओके, यू हैव टू इमेजिन एवरीथिंग. सो आप अपने स्कूल के अंदर हो, यू आर इन योर स्कूल ऑडिटोरियम. देयर आर 500 पीपल सिटिंग इन द ऑडियंस. 500 पीपल, और शोर हो रहा है बहुत ज्यादा. आप बैठे हुए हो फर्स्ट रो में इन द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर. आप अपने फेवरेट कलर का सूट पहने हुए हो, सूट in which you feel very confident. Okay, आपके हाथ में अपनी डायरी है जिसमें आपकी स्पीच लिखी हुई है and you have a very Parker pen in front of you. And now a speaker comes on stage और वो अनाउंस करता है that ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, उभरते हुए सितारे, हमारी आंखों के तारे, दुलारे, पढ़ाई के मारे, please help me welcome, he or she is none other than, और आपका नाम अनाउंस होता है. In front of 500 people, your name is announced, और 500 लोग खड़े होते हैं आपको इनवाइट करने के लिए ऑन स्टेज. दे आर क्लैपिंग फॉर यू. ओके, एंड यू आर, आप खड़े होते हो, अपना सूट्स एडजस्ट करते हो और आप स्टेज पे धीरे धीरे चढ़ रहे हो. ओके, आप अपने हाथ में अपना माइक लेते हो एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग. यू स्टार्ट टेलिंग योर फर्स्ट स्टोरी, और आप जैसे अपनी एक स्टोरी सुनाते हो, योर ऑडियंस स्टार्ट्स टू लाफ, क्योंकि एक फनी स्टोरी होती है. एंड यू आर लाइक वाओ यार, योर माय ऑडियंस इज एक्चुअली रिप्लाइंग टू मी. एंड देन यू आर ड्राइविंग होम वन पॉइंट, आप दूसरा पॉइंट समझा रहे हो, आप उन्हें एग्जांपल्स दे रहे हो, एंड योर ऑडियंस इज लाफिंग. वो आपके साथ चीजें समझ रहे हैं, दे आर नॉडिंग देयर हेड्स, एंड यू आर लाइक वाओ, दिस इज गोइंग एग्जैक्टली एज हाउ आई प्लान्ड. एंड देन एट द लास्ट you tell them a very emotional story and your audience has tears in their eyes. वो आपकी speech सुन के, आपके thoughts सुन के, they have tears in their eyes and you say thank you so much, this is dash dash, और अपना नाम लेते हो. और जैसे आप खत्म करते हो, वो 500 की ऑडियंस अपनी जगह से खड़ी होती है and they give you a standing ovation. They are clapping for you, saying thank you so much, what a wonderful speech. और आप जैसे स्टेज से नीचे आते हो, 2-3 लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं how did you do it, you were so wonderful. Now open your eyes. Open your eyes, everyone. How did you feel when you visualized a positive outcome? Did you feel कि हाँ यार हो सकता है? Like if I do this again and again, like I can give anything for this feeling. Because मुझे तो यही है क्योंकि मेरा काम ही है बोलना. Okay, मेरा काम ही है बोलना. मुझे बोलना सबसे ज्यादा पसंद है. Okay, क्लास में जितने भी आप में से बातूनी बच्चे होंगे ना, the talkative people in your class. Okay, it feels very good. I will tell you this one thing, okay? And it's a very funny thing, but I like to share it. There was a teacher of mine, वो मेरी maths teacher थी.
इन स्कूल टाइम्स तो मैं बहुत बात करता था क्लास में, बहुत ज्यादा बात तो नहीं था, तो यू सी दोस पॉपुलर किड्स इन योर, तो मतलब मैं वैसा था कि मैं जानता था बहुत सारे लोगों को, तो मैं बहुत बात करता था क्लास में. सो शी वन सेड दैट अमन, तू इतनी बात करता है ना, मैं तुम्हें सच बात बताऊं, तुझे बात करने के कभी पैसे नहीं मिलेंगे. एंड नाउ आई एम लाइक, आज तो मुझे बात करने के लिए पैसे मिलते बिकॉज आई एम अ पब्लिक स्पीकर, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है दैट इफ यू डू समथिंग, यू आर गुड एट इट, यू आर गोइंग टू गेट पेड फॉर इट फॉर श्योर, बट यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो आई ऑलवेज विजुअलाइज्ड अ पॉजिटिव आउटकम. तो ये अगर आपने एक स्ट्रैटेजी अपने प्रिपरेशन में ले आई ना, दैट यू आर इमेजिनिंग अ पॉजिटिव आउटकम, तो यू विल स्टार्ट टू फील वेरी मच सर्टेन दैट जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तब भी ऐसा होगा. और पता है मेरे साथ ऐसा हुआ था दैट जब मैं प्रैक्टिस करता था एंड व्हेन आई यूज्ड टू गिव इट फॉर रियल, जब मैं स्टेज में एक्चुअली जाता था, तो पता है मैं क्या सोचता था कि यार ये चीज तो मैंने अपने दिमाग में 50 बार कर ली है, आई एम फेमिलियर विद इट, अब एक्चुअली बस रियल में करने जा रहा हूं, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट, नाउ आई डू दिस विद अ गुड थिंग. तो आप जिंदगी में कोई भी चीज करो ना, हैव अ पॉजिटिव आउटकम विद इट, ठीक है? आई थिंक विजुअलाइजेशन स्ट्रैटेजी सही होगी. तो कभी भी आपको स्टेज पे जाना है, उसके पहले विजुअलाइज कि आपको कैसी सारी चीजें चाहिए, कि मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ये सूट पहनूंगा, मैं ये कपड़ा पहनूंगा, एंड आई विल बी देयर, मैं ऐसे माइक लूंगा और आई विल रॉक द ऑडियंस. ओके, हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटकम, सो यू विल फील वेरी गुड. एक और चीज है, देखो देयर इज दिस थिंग कि हमारा जो माइंड होता है वो एक बार में सिर्फ एक ही चीज कर सकता है. मल्टीटास्किंग इज अ मिथ. तुम दो चीजें देखो, हमारे अंदर 100% एनर्जी है. कब ज्यादा अच्छा काम होगा कि जब मैं 20 करके एनर्जी डालूं 5 काम में, या फिर एक ही में 100% डालूं? ऑब्वियसली जब मैं एक में 100% डालूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा आउटकम मिलेगा, ठीक है? तो जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हो ना, डोंट डू दैट. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज तब आपका ध्यान आपके ऊपर होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा हूं, हाउ एम आई यूजिंग एवरीथिंग, और आप अपने वर्ड्स पे कम ध्यान दे पाते हो. बिकॉज हमारा दिमाग एक बार में एक चीज पे ध्यान देता है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान देता है इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ माउथ. इंस्टेड रिकॉर्ड योरसेल्फ इन अ कैमरा, रिकॉर्ड योरसेल्फ इन अ मोबाइल फोन, और अपने आप को मत देखो, लुक एट, देखो ये जो गोल वाली चीज है ना, लुक हेयर व्हेन यू रिकॉर्ड. आप अपने आप पे मत देखो, लुक एट द कैमरा व्हेन यू रिकॉर्ड. और अब आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग है. नाउ डू 2 थिंग्स. पहली चीज है, उस वीडियो का वॉल्यूम 0 कर दो, टर्न द वॉल्यूम डाउन एंड जस्ट लुक एट योर एक्सप्रेशंस एंड द वे यू आर यूजिंग योर बॉडी व्हेन यू आर स्पीकिंग. उससे आपका बॉडी लैंग्वेज सही हो जाएगा, बिकॉज यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द बॉडी लैंग्वेज. सेकेंड थिंग इज, वॉल्यूम फुल करके वीडियो नीचे कर दो. अब आपको अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पता चल जाएगी. आप दोनों तरीके से सारी चीज अच्छी कर लोगे. यू कैन वर्क ऑन योर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड यू कैन वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज टू. सो दैट इज हाउ यू कैन बिकम अ बेटर पब्लिक स्पीकर. यही दोनों तो चीजें होती हैं, द वे यू स्पीक एंड द वे यू लुक ऑन स्टेज. इसी तरह एक ऑडियंस तुम्हें जज करता है. ऑलराइट, सो आई थिंक दीज पॉइंट्स वर क्लियर टू यू. I think we have some time, Ankur. I think right now it's I think just 1 hour. If I can stretch it to the next 5 to 10 minutes, because there is something which is very important part of public speaking, which जिसको मैं बोलता हूँ स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना. आप सोचो बचपन से दादा दादी नाना नानी हमें बैठा के स्टोरीज नहीं सुनाते थे, और हमें कितना अच्छा लगता था स्टोरी सुनना. मतलब मुझे आज भी अच्छा लगता है. मैं आज भी अपनी दादी को बोलता हूँ, दादी माँ वो मंकी वाली कहानी सुनाओ जो फार्म में जाता है एवरीथिंग. सो आई हैव दिस स्टोरी जो वो हमेशा मुझे सुनाती है और मुझे बहुत मजा आता है. तो देखो, हम बात भी ना स्टोरीज के फॉर्म में ही करते हैं, स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स के फॉर्म में. आज आप बताओ, मैंने आपको कोई भी चीज समझाई, क्या मैंने उसको सिर्फ थ्योरी बताया? बट आई शेयर्ड अ स्टोरी रिलेटेड टू इट. मैंने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल समझाए, तभी आप लोगों को ज्यादा अच्छी चीज समझ आई, राइट? सो स्टोरीज आर दिस समथिंग. इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे दिमाग में एक दिन पे 60,000 थॉट्स आते हैं. 60,000. अब हाउ विल आई डिटरमाइन कि अमन शुक्ला जो आपसे शेयर कर रहा है वो आपके दिमाग में रहेगा? बाई टर्निंग इट अराउंड एन इमोशन, बिकॉज हमारा दिमाग इमोशन पे ज्यादा रिएक्ट करता है इंस्टेड ऑफ लॉजिक. Okay, so I tell the people that people buy with emotions and they justify it with logic. This is a basic persuasion और selling वाली चीज है, that people buy with emotions. वो इमोशन से ही चीजें खरीदते हैं, ठीक है? तो यही चीज होती है स्टोरी टेलिंग में. मैंने आपको पहली स्किल क्या बताई थी स्टोरी टेलिंग की? क्रिएट एंटिसिपेशन, जैसा मैंने बनाया था दादाजी वाली स्टोरी पे, जो कि एक्चुअली एक स्टोरी थी नहीं, ठीक है? सो क्रिएट एंटिसिपेशन. सेकेंड थिंग होती है डिटेलिंग. एक स्टोरी में जितनी ज्यादा डिटेल्स दो उतना ज्यादा ऑडियंस को मजा आता है. अगर मैं आपको बोलूं आई सॉ अ हाउस, या फिर मैं आपको बोलूं आई सॉ अ व्हाइट कलर्ड हाउस विच वाज सिचुएटेड बिटवीन 2 ट्रीज, अब आप ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो? कैन यू इमेजिन इन अ बेटर वे?
राइट? तो जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगे ऑडियंस, उतना ज्यादा आपको आपके बातों पे रिएक्ट करेगी. एंड ऑल्सो दिस दिस वन थिंग कि हर इंसान ना चीजें अलग अलग इमेजिन करता है. कैन यू, अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ राइट नाउ, आई विल टेल यू, थिंक अबाउट अ डॉग. ओके, थिंक अबाउट अ डॉग. आप मुझे बताओ कैसा टाइप का डॉग आप इमेजिन करते हो. कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या ब्रीड है, क्या कलर है, एनीथिंग. एवरीवन थिंक अबाउट अ डॉग एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, पग. रेस्ट ऑफ द पीपल. ओके, आपका व्हाट इज इट अदर. I also have a German Shepherd. Its name is Charlie. Okay, Rottweiler. Rest of the people. Tibetan Mastiff. Lucy. German Shepherd. Nice. देखो मैंने आपको सामने एग्जांपल दिखा दिया कि हर इंसान अलग अलग चीजें सोचता है. मैं अगर बोलूं दैट, अच्छा अगर मैंने बोला आई वॉज वंस अटैक्ड बाय अ डॉग, और आपके दिमाग में डॉग की इमेज है पोमेरियन, वो छोटा वाला, तो आप बोलोगे छोटा सा कुत्ता काट दिया तुझे हैं. सो गिव देम अ वेरी बिग थिंग दैट अ बिग डॉग विच इज ग्रेट डेन अटैक्ड मी. ओके, अब मैं इमेजिन कर सकता हूं कि हाँ एक बड़े कुत्ते ने दे केम एंड उसने. So always give people this context around whatever you are telling. Don't tell them that I went to shopping. Tell them I went to a market which is known as Sector 6 market. I went there shopping for a t-shirt in a t-shirt shop. अब मैं उस चीज को ज्यादा अच्छे से इमेजिन करूंगा. So the first thing was anticipation and the second thing was detailing. और मेरे पास एक फ्रेमवर्क है जिससे आप कोई भी कहानी बना सकते हो. And that framework is known as ऑस्कर फ्रेमवर्क. आप उसको अपने साथ लिख सकते हो, ठीक है. और वो प्राइज वाला ऑस्कर नहीं है, इट इज OSCRE. ओके, एक सेकेंड, आई विल राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. OSCRE. सो देयर इज अ फ्रेमवर्क व्हिच इज नोन एज ऑस्कर फ्रेमवर्क. और ऑस्कर फ्रेमवर्क पता है कैसे काम करता है. O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव. मैंने आपको बताया था ना ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कोई भी स्टोरी का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देना. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दिस स्टोरी बिकॉज़ आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट ऑडियंस. और फिर मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई टारगेट ऑडियंस की, राइट. ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर कर दो. एस, ऑस्कर में सेकंड चीज होती है एस. एस क्या होता है, सेटिंग ऑफ द स्टोरी. मतलब जो मैंने बोला ना डिटेलिंग बताओ. जैसे मैं बोला आई एम सिटिंग इन अ रूम वेयर इट हैज 2 लाइट्स, 1 फैन, 1 एयर कंडीशनर एंड अ फ्रिज. So I am telling you the setting where I am telling you the story about. तो पहले objective, second thing is setting. Third thing is known as complication. हर कहानी में एक प्रॉब्लम तो होती है ना. कोई भी मूवी देखते हो उसमें एक विलन तो होता ही है. तारक मेहता देखते हुए तो कहते हैं प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है, लाइक तो प्रॉब्लम तो रहती है तारक मेहता में. तो OS फॉर सेटिंग, C इज फॉर कॉम्प्लिकेशन, देन कम्स R. R इज द रिजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी. रिजोल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन, the solution of the story. प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है. and then comes E, that is known as end of story. ठीक है, तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क होता है कि कोई भी स्टोरी अच्छे सुनानी है उसका ऑब्जेक्टिव बताओ, देन कम फॉर द सेटिंग पार्ट, कॉम्प्लिकेशन, रिजोल्यूशन एंड एंड ऑफ द स्टोरी. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू टेल बेटर स्टोरीज. एंड लास्टली आई वांट टू टेल यू, ठीक है, दिस इज द लास्ट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. दिस इज नोन एज क्राफ्टिंग एग्जांपल्स. एग्जाम्पल क्राफ्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मैं आपको सिर्फ बता दूं दैट गाइज टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चले जाऊं, तो आप बोलोगे अच्छा, लेकिन आप याद नहीं रख पाओगे. व्हेन आई वोंट गिव यू समथिंग व्हिच यू कैन रिलेट टू. सो आई विल टेल यू, हमारा जो माइंड है, कैन यू टेल मी हमारा माइंड वर्ड्स के मामले में सोचता है या फिर इमेजेस के फॉर्मेट में सोचता है. आप जब कोई चीज इमेजिन करते हो, डू यू इमेजिन इट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स और इन टर्म्स ऑफ इमेजेस. टेल मी. इमेजेस, राइट. आप अगर सोचते हो आज मुझे खाने जाना है, तो आज मुझे खाने जाना है, ये नहीं आता है. यू इमेजिन दैट शॉप जहां आप खाने जाओगे. ओके, सो यू थिंक इन टर्म्स ऑफ इमेजेस. तो आप मुझे बताओ, मैं ना अभी आपके सामने 2 एग्जांपल्स पढ़ूंगा, ठीक है, 2 एग्जांपल्स पढ़ूंगा. आप मुझे बताना कौन से एग्जांपल से आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो. सो द नंबर 1 वाज, कौन सा आप ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो. नंबर 1 इज इंडियाज रोड नेटवर्क इज 4.7 मिलियन किलोमीटर्स. ये हो गया पहला. Second one is India's road network is long enough to loop around the earth 117 times. कौन सा आप ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाए कि अच्छा अराउंड द अर्थ. यस, सेकेंड वन, राइट. कुछ लोगों को फर्स्ट भी होता है, बट सम पीपल जो कि इमेजिनरी फॉर्मेट में सोचते हैं, विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो लोग
बोलते कि हाँ यार ये चीज आई कैन इमेजिन अ बिट मोर. जैसे अगर मैं आपको बोलूं दैट देयर वाज अ स्कैम, एक स्कैम हुआ गवर्नमेंट में जिसपे $2 बिलियन खर्चा हुए, $2 बिलियन पकड़े गए उस स्कैम में. तो आप बोलोगे $2 बिलियन कितना होता है? आई विल टेल यू. ओके, लेट मी टेल इट इन अनदर वे. देयर वाज अ स्कैम जिसमें इतने रुपए पकड़े गए जितना अगर आप एक स्टेडियम में, इंडिया बिगेस्ट स्टेडियम में 2000 के नोट एक के ऊपर एक रखोगे तो उसके टॉप तक चला जाएगा, पूरा स्टेडियम भर जाएगा. यू आर लाइक ओ भाई साहब इतने सारे पैसे. नाउ यू कैन इमेजिन द एग्जांपल in a very better way, right? Exactly, 200 million. So that is what I call 2 billion, and 2000 के नोट अगर आप ऊपर तक रहे हो तो इतने हो जाएंगे. So that is how you craft your very much relatable example. All right. So guys, yes, that was it from my side. That is what I wanted to share with you about public speaking and how you can speak better in public. और देखो डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है, तुम्हें भी लगता है, ठीक है, बट उस डर से थोड़ा आगे बढ़ो. बिकॉज हमेशा एक बात बोली जाती है दैट द बेस्ट थिंग्स और ऑन द अदर साइड ऑफ द फियर. ठीक है, अगर आप इधर ही रहोगे तो डरते डरते रह जाओगे. आई विल टेल यू, मेरी क्लास में सिर्फ 3 लोग होते थे जो हर साल डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, और उसमें मैं, मेरे बाकी जो दो दोस्त थे वो होते थे. एंड टुडे आई कैन टेल यू राइट नाउ आई एम 22 ईयर्स ओल्ड. बस पिछले साल ही आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज. आई कैन टेल यू आज कितने लोग लाइफ में हु आर इन अ वेरी बेटर वे, एंड दे आर दोस पीपल जो अपने आप को बहुत अच्छे से बोल पाते थे, अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते थे अच्छे तरीके में. सो डोंट लाइक फियर एवरीथिंग कि अगर मैं स्टेज जाऊंगा तो क्या होगा. आज लाइफ में मैं जहां हूं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आई यूज्ड टू स्पीक अ लॉट एंड ऑलवेज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स. मेरी स्ट्रेंथ थी पब्लिक स्पीकिंग, और मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करता था, बट आई वाजंट गेटिंग दैट सक्सेस व्हिच आई वांटेड. बट एज सून एज आई वेंट इनटू पब्लिक स्पीकिंग, तो मैंने कहा यार ये तो मैं क्लास 3rd से करता था, ये तो मुझे मतलब मेरे अंदर भरा हुआ है. एंड व्हेन आई यूज्ड टू डू दैट, ऑडियंस इतने नेक्स्ट लेवल पे मुझे अप्रिशिएट करे दैट अमन वेरी गुड, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. सो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, डू नॉट फोकस ऑन योर वीकनेसेस. अगर तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं ना, यू हैव टू वर्क ऑन इट, दैट इज फॉर श्योर. लेकिन आप जिसमें बहुत अच्छे हो ना उस पे मास्टर बन जाओ. आई टेल यू दिस, इफ यू आर स्कोरिंग लेस मार्क्स इन साइंस एंड वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स, यू हैव टू वर्क ऑन साइंस फॉर श्योर. लेकिन मैथ्स में ऐसे बन जाओ ना कि जब मैथ्स का नाम है तो तुम्हारा नाम ही आना चाहिए. तो मेरे दिमाग में एक चीज थी कि अगर पब्लिक स्पीकिंग मेरी फील्ड है, तो मेरे सर्कल में आज तक जितने भी लोग आए हैं उनके दिमाग में पब्लिक स्पीकिंग आई तो एक अमन शुक्ला का नाम ही आना चाहिए. That is how you position yourself at a field. So मेरा एक गोल है that in the next 5 years I am going to be the top 5 experts in public speaking in my country. तो ये मेरा विजन है. So that's why I am working towards it. अभी पिछले महीने I invited to give a TED talk. एक 22 साल का लड़के को they invited to give a TED talk, and ये मेरा सपना था. I used to look at the TED videos कि यार मुझे भी स्टेज पे जाना है, and I was invited there. और इसी घर से यहीं पे बैठे बैठे I gave a TED talk, and वो मेरा सपना था, वो एक पूरा हुआ. So that is what you gain when you work on your strengths. I will tell you this one thing for sure. मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बट नॉलेज उससे ज्यादा मैटर करती है. ओके, किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओ, बाकी फील्ड में डू कंसिडरेबल थिंग्स, कोई बात नहीं है, बट एक चीज में बिकम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. बिकॉज कभी भी एक एवरेज इंसान को अच्छा नहीं पे किया जाता. इट इज ऑलवेज द एक्सपर्ट्स हु गेट पेड फॉर, और उन्हें पे नहीं किया जाता, वो मुंह मांगी कीमत उन्हें मिलती है. दैट दिस इज व्हाट आई वांट. तो लोग बोलते हैं हाँ वी वांट यू टू कम, हम आपको पे करने को तैयार हैं. सो डोंट बिकम मीडियोकर इन एनीथिंग, बिकम द बेस्ट एट वन थिंग, और उसी से तुम्हें याद रखेंगे. आपने अंबानी जी के बारे में सुना होगा, अंबानी द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री. लोग बोलते हैं वो कितनी सारी इंडस्ट्रीज उनकी हैं, बट ही स्टार्टेड विद वन इंडस्ट्री, दैट इज द स्पाइस इंडस्ट्री इन इंडिया. और वो स्पाइस इंडस्ट्री के वो जो बोलते हैं ना बाप बन गए थे कंट्री में कि स्पाइसेस के बारे में जाना है तो वी शुड गो विद द अंबानीज. And now then they go, went on different industries and everything. So be good at one thing, और फिर वहां से आप दूसरी चीज में जाओ. So guys, that was it from my side. This was Aman Shukla. Thank you very much. We can open the round for Q&A and everything if you guys want. Who was your favorite author? What speaker or something? Can you give me some context on that? Welcome Kunj. I hope you guys learned a lot and everything. अगर कोई doubt है, you guys can ask from me. Guys, everybody, I have made the option available so that you can unmute yourself. Now, one by one, I request everybody to, if you have any doubts, if you have any queries, if you want to, ask something, you can definitely ask. It's up to you. Akanksha ma'am, Suchita ma'am, you can take over the session. So it would be, first of all, thank you for a very wonderful session. It was very informative and it has inspired our kids a lot. And
even as teachers, we also got inspired a lot at the age of 22, achieving a great height. And we wish you more success. Thank I you. would like to ask you one question. Yes, ma'am. The moment, what was that moment when you thought you decided that you will go for public speaking? Was it since your childhood that you were motivated towards this? Because even I used to participate in debates and I used to represent my school, but I never got so much motivated that I'll go for public speaking. राइट मैम मैंने ना हमेशा एक बात सुनी थी और आई बिलीव इन इट अ लॉट दैट योर पैशन विस्पर्स टू यू okay it won't come at your face that come and pursue me, but it whispers to you kahin na kahin se that you are good at this, you have to go for this. So when this lockdown started and everything, mera college khatam ho gaya and I was like that what should I do and everything, बहुत ज्यादा next level पे वो जो वेल्ले बोलते हैं ना, I was that person कि मुझे कुछ करने को नहीं मिल रहा था. And then I was into digital marketing. मैंने ऐसी 4-5 चीजें ट्राई की, but I wasn't getting the kick of it. And then I was hearing from different people that do not focus on your weaknesses but triple down on your strength. And then I heard एक बार जैकी चैन ने ये बात बोली थी that I don't fear 1,000 different kicks of my opponent, but I fear that one kick which he has practiced 1,000 times. तो मुझे ये चीज रियलाइज हो गई कि तुम्हें एक चीज में बहुत अच्छा बनना है और तुम उस पर बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे, and that is one of your strength. तो then I figured out कि मेरी strengths क्या है और मेरी weaknesses क्या है. And strengths में पहली चीज public speaking होती थी कि तुम मुझे कहीं भी खड़ा कर दो and you give me a mic, I will slay the audience for sure. तो हमेशा से ये था and I was like why didn't I pursue that? And then I just took the use of Instagram. मैंने ना social media को we use in many different ways, but I used it to just showcase my talent. And then when I did that again and again and again, I got invited to colleges of DU to IIT Dhanbad to give a keynote. एक Mood Indigo करके competition होता है IIT Bombay में. I was invited to judge that. लोग जो मुझसे बड़े, मुझे उनकी चीज जज करने के लिए बुलाया गया था. Why? So when you showcase your talent in front of social media, the possibilities open in front of you a lot, and that is how I got started. And people started to notice me, they started to invite me, and that is how it kicked in basically. And that one thing, सबके पास एक ऐसी चीज होती है जिसमें वो बहुत अच्छे होते हैं. I always know that every person has one purpose in their life for sure. और अगर वो चीज वो जल्दी realize कर लेना, so they are going to do something about it. तो I am very thankful that I am good at one thing and I realized that very early in my life. So लोगों को realize होता है after a point of time, but that is how I got started. I had nothing to do, so मुझे पता था कि कोई एक चीज करनी जिस पे I have to become good. So that is when I opted for public speaking. Thank you so much, sir. Students, do you have any questions for sir? You can unmute yourself and ask. Yes, Kajika. Teachers, you can also join. Principal, sir. Right. And everyone, I'll tell you this one thing that, I've always seen that, DPS in every format, and wherever I go, I've seen that these guys, the management and everything, they are more opt to, give students the chances to come and participate in these competitions. So ऐसा नहीं है that you just, there's only studies which you have to focus on. There are these co-curricular activities, क्योंकि अगर वो मेरे स्कूल में नहीं होती तो मैं भी वो चीजें नहीं कर पाता if I wasn't motivated to do that. So management and everyone does that thing to, push people at another level कि वो आए और participate करें in competition में. So I'll tell you this, the school is going to give you the opportunities. It is who are going to grab it. No one can push you कि हाँ आओ participate करो. But there are these opportunities. मेरे college में भी थी, but उस समय college में एक इंसान का ध्यान ही अलग जगह होता है, उसे chill करना होता है, enjoy करना होता है. My college also has opportunities, but I didn't go there. So your school has that. If you are there in this IDPS Gorakhpur, I'll tell you, you have this bright future. But just go on and participate in everything possible. You will have something good. And also, अगर कुछ questions है, तो you can put it in the comment section too. अगर it's like that, you can sit in for a whole time. So I would like to ask you a question. Sure. So I think that as you have succeeded at the age of 22 in your life a lot, you have some movement of your life that when you have get dismotivated, and what was your expression and how you just get cover it, how you have covered that time? Right. So sorry, it happens with everyone. I'll tell you this, okay? मुझे ना, मैं आपको थोड़ी सी एक डीप बात बताता हूँ अगर आप समझ सको तो. एक बार आई थिंक भागवत गीता में बात बोली गई थी कि एक बार कृष्ण जी ने अर्जुन जी से पूछा था, या आई थिंक अर्जुन जी ने कृष्ण जी से बोला था कि इस दीवार पे कुछ ऐसा लिख दो कि कि वो मैं खुशी में पढ़ूं तो मुझे बुरा लगे और अपने बुरे वक्त पे पढ़ूं तो मुझे अच्छा लगे. तो उन्होंने ये बात लिखी थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा. Okay, so anything that is there, it is not there to stay, it is there to pass.
तो बुरा मतलब बुरा टाइम सबके साथ आता है, विद मी, विद योर टीचर्स, विद योर पेरेंट्स, विद योर सेल्फ, इट इज गोइंग टू कम. तो ये बात समझ लें दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. लाइफ इज नॉट वेरी अमेजिंग इन एवरीथिंग ऑल द टाइम. यू आर गोइंग टू गेट बीट डाउन. और जब तुम ये चीज समझ लेते हो कि बुरा टाइम तो आना ही है, सो यू अप्रिशिएटेड कि हाँ भाई आओ. जस्ट आई वाज लाइक कि हाँ यार मैं क्यों रुका इस टाइम पे. जैसे इस एक साल में जो भी मेरे साथ हुआ, इस पे आई स्टॉप्ड 2 times फॉर 2 months. 2 महीने का ब्रेक मिला था, तो टोटल 4 महीने मेरे वेस्ट गए थे. आई डिड नथिंग. मैं आई गॉट ऑफ ट्रैक. बट द थिंग वाज कि उस समय मेरे दिमाग में बहुत गलत ख्याल आते थे कि यार ये करूं वो करूं. आई डिड दिस वन थिंग कि आई हैड दिस पॉजिटिव थिंग्स ऑन यूट्यूब एंड एवरीथिंग, मैं जिनको हमेशा अपने कान में लगा के सुनता था. बिकॉज जो भी आप अपने दिमाग में डालोगे वही चीज आपके अंदर से मैनिफेस्ट होगी. वही चीज इनपुट इक्वल्स आउटपुट. तो जो आप अपने दिमाग में डालोगे, इफ यू लिसन टू ऑल ऑफ दीज पॉजिटिव थिंग्स, यू आर गोइंग टू डू दैट ओनली इन योर रियल लाइफ. अगर आप एक गलत संगत में, गलत उसमें चीजों पे रहोगे, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट अलॉट. सो मेरे साथ बुरे टाइम्स आते थे, बट द थिंग वाज कि आई न्यू हाउ टू कंडीशन माई सेल्फ कि जब भी बुरी चीज हो कोई बात नहीं, लेट्स नॉट लिसन टू एनीथिंग बैड. ऐसे लोगों से रिश्ता काट दो जो कि तुम्हारी जिंदगी में गलत चीजें डालते हैं, एंड ऑलवेज हियर टू सच थिंग जो कि तुम्हें that lift you upwards in life, and that is what I did every time. and मैं वापस हमेशा back on track आ जाता था. तो ऐसा होगा, ये मत समझना कि तुम्हारे साथ बुरी चीजें नहीं होंगी, सबके साथ होती हैं. बट इट इज हाउ यू रिएक्ट टू दैट. वो जो बोलते हैं ना कि तीर पीछे आता है वापस और आगे जाने के लिए, तो वही है, इफ यू कम बैक तो आप और आगे जाओगे, बस इस थिंकिंग से जाना. सो यस, दैट वाज इट. ऑलराइट, सो अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं, yeah. Thank you. If you have any questions, you guys can put in. Also, yeah, you can connect with me on IG. वहाँ पे भी you can ask me some questions or anything. जो भी आपके पास है, I'll be more than happy to share anything with you. Yes. So in this journey, one thing must be that can afraid you at a point, or maybe you felt like you should be demotivated, or you should be very scared of one particular thing. Maybe this happened with you. I am right now, I am also, but not for this thing. But see, my goal in life is to go into the education market, to basically talk to students and people in the college, because I connect with them at another level. Because I have been a student, right? So I know what are the struggles and everything which we go through. And when I say that, लोग connect करते हैं. When I see a smile on their faces, I'm like, हाँ, this person is connecting with me. तो ये मेरे साथ होता था. Right now also, these are these things कि मुझे different schools में जाना है, and I have to pitch them my program and everything. There's this 7-day workshop which I do, जहाँ पे आई ट्रेन पीपल अबाउट कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्सेशन स्किल्स बेसिकली. सो आई एम ऑल्सो अफ्रेड राइट नाउ कि मैं स्कूल में जाऊंगा, कोई मुझे मना करेगा, कोई नहीं कर सकता है. सो वो चीज मुझे भी रोक के रखी है. बट देयर आर समथिंग्स इन विच आई एम गुड एट, एंड देयर आर समथिंग्स इन विच आई एम नॉट गुड एट. तो डर सबको लगता है, बट मैंने हमेशा ये बात समझ ली दैट द बेस्ट थिंग्स आर ऑन द अदर साइड ऑफ द फियर. तो मुझे भी लगता था, बट द थिंग वाज कि घर से इतना प्रेशर नहीं मिल रहा था कि जाके जॉब करो. एंड दिस लॉकडाउन वाज सच अ गुड थिंग कि वो मुझे घर के बाहर भेज भी नहीं सकते थे कि जाके काम कर. सो मुझे जो करना था घर से ही करना था, एंड आई डिड दैट. तो ऐसा होता था दैट आई टू डू इट फॉर माय पेरेंट्स टू. दे आल्सो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मी कि हाँ ये ऐसा करेगा वैसा करेगा. सो कीप ऑल ऑफ दीस थिंग्स इन योर माइंड. योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू बी देयर, बट योर पेरेंट्स आर देयर, जिनके लिए आप बेसिकली सारी चीजें कर रहे हो. सो डू दोस थिंग्स फॉर देम. आई वाज आल्सो अफ्रेड. राइट नाउ आल्सो आई एम कि मैं दूसरे स्कूल्स में जाके कैसे बात करूं, राइट? हाउ शुड आई पिच देम अबाउट माय वेबिनार? If I'll fail, then what? तो ये thoughts आते हैं on your mind, but if you have some positive affirmations and everything, ये सारी चीजें चली जाएंगी. It happens with everyone, with the best of us. आप Elon Musk से भी सुनो, he also says that I am very afraid most of the times, but still I do it because the only way to move forward is to move forward. Okay? और एक बहुत अच्छी लाइन है जो आप अपने साथ लिख लो, that the smallest steps are way bigger in comparison to your biggest intentions. तुम चाहे जितना अच्छा सोच लो, बट अगर तुम इतना सा भी एक स्टेप आगे फॉरवर्ड कर रहे हो ना, दैट इज वर्थ मोर देन एनीथिंग. व्हिच वाज योर फेवरेट वेबिनार? अतर माय वेबिनार्स आर माय फेवरेट टू बी ऑनेस्ट. मुझे बहुत मजा आता है अपने वेबिनार्स करने में और सुनने में. सो यस, दे आर राइट. सो आपको कुछ भी है, you guys can ask all of these things to me, and thank you so much for being such an entertaining and interactive audience in the comment section. And thanks a lot the management and teachers and also the principal sir for having me here. Thank you so much. Thank you so much, Aman. It was a great webinar, and I really want each and every student that they should note whatever he has told you, and you should go through once. I also request teachers that whenever they talk to them, and you should mention these things with them so that they can also upgrade themselves. And also जितनी भी अपनी वेबिनार्स होगी आगे आने वाले समय में, या फिर जो भी हम कराते जाएंगे, it will be all here.
right? It will be all yeah, it will be all mentioned on IG platforms, your Facebook platforms. So go there, engage there, and you can also follow him. You can also message him if you have any doubts or something. So yeah, it's Right. it's all about connecting, and it's about all about learning and growing. So all the Right. best for the future. Thank you so Right. much, ma'am, and thank you so much, principal sir. Take care, guys. Bye bye. Bye. Thank you, Mr. Ankur, and thank you, Mr. Aman, for taking out time for the school kids. And it was really very much beneficial for all of us, and we literally enjoyed. Amazing, So ma'am. thank That's you much. Hope to have more webinars like this. And right. students, do connect on the social media handles of our school, and you can see what we have for you. We have a lot of things for you. We have a lot of things in store for you. So you can go through the social media pages of our school. Okay. So thank you for joining. Thank you, parents, for joining us. So all of you, stay safe, stay at home,